नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं अवेकन्ड सोल चैनल पर। कहानी है एक करोड़पति की, जिसने अपनी पत्नी के लिए पूजा की जगह बनाई और ये देखकर सन्न रह गया कि वो अभी भी जीवित थी और उसके पीछे का सच। मॉनसून के अंत में मुंबई में रातें सामान्य से अधिक ठंडी थीं। विला के सामने की सड़क अभी भी पानी से गीली थी और पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी डामर पर बची हुई बारिश की बूंदों पर चमक रही थी। जुहू के एक विशाल 3 मंजिला घर में राजवीर सिंह खाने की मेज पर अकेला बैठा था। उसके सामने सफेद दलिया का एक कटोरा था जो अब ठंडा हो चुका था। नौकरानी धीरे से रसोई में आई और धीमी आवाज में बोली, राजवीर साहब, दलिया ठंडा हो गया है, मैं इसे फिर से गर्म कर देती हूं। राजवीर ने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से हिला दिया। नहीं, आप आराम करें। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। फ्रिज उसकी अपनी कंपनी द्वारा उत्पादित ताजे भोजन से भरा था। सालमन, बीफ, ऑर्गेनिक सब्जियां, आयातित फल, सब कुछ था। फिर भी कई सालों से राजवीर ऐसे खाता था जैसे वो अपने शरीर का कर्ज चुका रहा हो। कभी कभी पूरे भोजन में बस कुछ चम्मच दलिया, कभी कभी रात के खाने की जगह एक कप ब्लैक कॉफी। राजवीर सिंह 39 वर्ष, एक प्रसिद्ध ताजा खाद्य कंपनी का मालिक था। बाहर के लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। 2 छोटे किराए के कोल्ड स्टोरेज से उसने एक कारखाना, दुकानें और पूरे महाराष्ट्र में एक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की थी। उसके पास एक सुंदर घर, अच्छी कारें, सम्मान देने वाले कर्मचारी और उत्सुक भागीदार थे। लेकिन लोगों ने उसे शायद ही कभी मुस्कुराते हुए देखा था। सुबह के लगभग 2 बजे राजवीर फिर जाग गया। बेडरूम इतना बड़ा था कि उसकी सांसें भी खालीपन में गूंजती थीं। उसने अपना फोन उठाया और एक छिपा हुआ फोल्डर खोला जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसमें केवल एक तस्वीर थी। माया गांव के घर के बरामदे में खड़ी थी। एक साधारण सफेद शर्ट, नीचे बंधे बाल और बारिश के बाद की धूप जैसी कोमल मुस्कान। राजवीर ने कुछ सेकंड के लिए देखा और फिर स्क्रीन बंद कर दी। ऐसा नहीं था कि उसे उसकी याद नहीं आती थी, बल्कि इसलिए कि उसे उसकी बहुत याद आती थी। और ज्यादा देर देखने से उसके सीने में ऐसा दर्द होता था जैसे कोई उसे भींच रहा हो। 6 साल पहले एक पहाड़ी सड़क दुर्घटना में माया की मृत्यु हो गई थी। कम से कम सभी ने यही माना था। उसके घर में उसके लिए एक पूजा की जगह भी स्थापित की गई थी। उसकी मां सुषमा जी कभी कभी तस्वीर के सामने गुलदाउदी के फूल बदल देती थीं, लेकिन वो हमेशा माया का नाम लेने से बचती थी। इस घर में वो नाम एक टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह था, जिसे छूने पर हर किसी को खून बहता था। जो बात राजवीर को परेशान करती थी वो सिर्फ मौत नहीं थी। मरने से पहले माया पर कंपनी के मूल्य निर्धारण रिकॉर्ड लीक करने और उसे धोखा देने का संदेह था। उस दिन राजवीर ने अपनी पत्नी की आंखों पर विश्वास करने के बजाय कंप्यूटर पर ठंडे सबूतों पर विश्वास किया था। वो खुद को पीड़ित मानता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कई रातों को वो खुद से पूछता था, अगर उस दिन वो थोड़ा और शांत रहता तो क्या होता। कमरे के दरवाजे के बाहर सुषमा जी ने धीरे से खटखटाया। बेटा, तुम फिर से सो नहीं पाए? राजवीर ने फोन रख दिया और धीमी आवाज में जवाब दिया, जी मां, मैं ठीक हूं। सुषमा जी अंदर आईं। उनके आधे से ज्यादा बाल सफेद थे। हाथ में गर्म पानी का एक गिलास था। उन्होंने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में प्यार और बचाव दोनों थे। अगले हफ्ते कंपनी को छात्रवृत्ति के पैसे हस्तांतरित करने दो। तुम्हें उस गरीब जिले में जाकर खुद को थकाने की क्या जरूरत है? राजवीर ने गिलास लिया और धीरे से कहा, इस साल मैं जाना चाहता हूं। ये फंड पिताजी के नाम पर है। मुझे सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर करके नहीं रुकना चाहिए। सुषमा जी चुप हो गईं। उनके दिवंगत पति जब जीवित थे तो अक्सर कहते थे, जब व्यापार में लाभ हो तो अपने से कम भाग्यशाली लोगों को देखना याद रखना। शायद इसी वजह से राजवीर ने कई सालों तक छात्रवृत्ति कोष को बनाए रखा, जैसे कि वो अपने जीवन में एक अच्छी भावना को बनाए रख रहा हो। सुषमा जी ने आह भरी, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन पुरानी बातों को तुम्हें हमेशा दुखी ना करने दो। जो चला गया वो चला गया। राजवीर ने कांच की खिड़की के बाहर हल्की बारिश की ओर देखा।
उसकी आवाज धीमी हो गई। कुछ लोग चले जाने के बाद भी हमारे दिलों से नहीं जाते मां। सुषमा जी रुक गईं। उनके हाथ में गिलास धीरे से कांप रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई। कुछ रहस्य जब बहुत लंबे समय तक दबे रहते हैं तो वे जीवित लोगों के सीने पर पत्थर बन जाते हैं। अगली सुबह राजवीर जल्दी कंपनी पहुंचा। 12वीं मंजिल का मीटिंग रूम रोशन था। मेज पर पालघर जिले में छात्रवृत्ति प्रदान करने के कार्यक्रम की फाइल थी। एक गरीब मध्यभूमि जिला, लाल मिट्टी की सड़कें जो बारिश के मौसम में अक्सर कीचड़ भरी हो जाती थीं। सचिव ने बताया, राजवीर सर, पंचायत ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची भेज दी है। कुछ मामले बहुत कठिन हैं। सरपंच चाहते हैं कि आप अतिरिक्त रूप से उनसे मिलें। राजवीर ने फाइल ली और पन्ने पलटने लगा। बच्चों के नाम, पिता की मृत्यु, मां की बीमारी, घर में चावल की कमी जैसी परिस्थितियां उसकी आंखों को नरम कर गईं। अनुबंधों और संख्याओं से भरी जिंदगी के बीच ये सरल शब्द उसे ऐसा महसूस कराते थे कि उसके पास अभी भी कुछ सार्थक करने को है। उसने पुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर किए और कहा, गाड़ी तैयार करो, इस बार मैं खुद जाऊंगा। सचिव थोड़ी हैरान हुई। जी सर। आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? राजवीर ने फाइल पर छपी गांव के स्कूल की तस्वीर को देखा। एक छोटा स्कूल का मैदान, पुरानी टाइलों वाली छत, पीछे बांस के पेड़ और एक लाल मिट्टी की सड़क। ना जाने क्यों उसके दिल में अचानक एक चुभन हुई, जैसे किसी ने बहुत दूर से एक धागा धीरे से खींचा हो। एक दिन के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो और रुक जाऊंगा। शाम ढलते ही विला में फिर से रोशनी हो गई, लेकिन वो रोशनी अभी भी ठंडी थी। घर जाने के लिए कार में बैठने से पहले राजवीर ने अनजाने में बारिश के बाद के आसमान को देखा। भूरे बादल छट रहे थे। दिन के अंत की एक हल्की सी धूप दिखाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि वो यात्रा उसे सिर्फ एक गरीब जिले में ही नहीं ले जाएगी, बल्कि उसे उसी जगह वापस ले जाएगी जहां उसकी अंतरात्मा ने उसे छोड़ दिया था, जहां वे लोग थे जिन्हें उसने कभी चोट पहुंचाई थी, और जहां एक घर जिसे उसने खोया हुआ मान लिया था अभी भी पहचाने जाने की प्रतीक्षा में सांस ले रहा था। 6 साल पहले राजवीर, जो तब 30 के दशक की शुरुआत में था, अपनी कंपनी को कर्ज से बाहर निकालने के लिए हर अनुबंध के लिए दौड़ रहा था। कारखाना बड़ा नहीं था, कोल्ड स्टोरेज अभी भी उपनगरों में किराए पर था। हर खराब शिपमेंट उसे हफ्तों तक जगाए रखने के लिए काफी था। उस महीने कंपनी एक सुपरमार्केट श्रृंखला को बड़ी मात्रा में कच्चा माल आपूर्ति करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही थी। अगर यह सफल हो जाता तो राजवीर बैंक का सारा कर्ज चुका सकता था, एक और प्रसंस्करण लाइन खोल सकता था। लेकिन कीमत तय होने के ठीक एक दिन पहले पूरा अनुमान प्रतिद्वंद्वी के हाथों में लीक हो गया। दूसरी तरफ ने कीमत कम करके ऑर्डर छीन लिया। उस दिन मीटिंग रूम में ऐसा सन्नाटा था जैसे पत्थर रख दिए गए हों। विक्रांत, राजवीर का चचेरा भाई, जो खरीद का प्रभारी था, ने फाइल मेज पर रखी और दुख जताने की कोशिश करते हुए कहा, राजवीर, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अंतिम एक्सेस अकाउंट माया का था। राजवीर चौंक गया। तुम क्या कह रहे हो? विक्रांत ने आह भरी। हाल ही में वो मुझसे आंतरिक दस्तावेजों के बारे में बहुत पूछ रही थी। मैंने उसे कई बार एक अजीब नंबर पर चुपके से आंगन में बात करते हुए भी देखा। मुझे लगा कि पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कंपनी के मामले में मजाक नहीं किया जा सकता। ये शब्द सूखी घास के ढेर में फेंकी गई चिंगारी की तरह थे। राजवीर, जो पहले से ही पैसे के दबाव से थक चुका था, अपनी पत्नी का नाम सुनकर दर्द और गुस्से से भर गया। माया ने पहले घर पर कुछ ऋण खातों का मिलान करने में उसकी मदद की थी। वो एक सहायक खाते का पासवर्ड जानती थी। लेकिन राजवीर ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यही बात उसे वापस आकर चुभेगी। सच तो यह है कि माया चुपके से डॉक्टर शर्मा के साथ अपनी कमजोर गर्भावस्था की निगरानी कर रही थी। लगभग 2 साल तक बांझपन का इलाज कराने के बाद उसे अभी अभी पता चला था कि वो गर्भवती है। उसने अभी तक राजवीर को बताने की हिम्मत नहीं की थी। उसे झूठी उम्मीद से डर लगता था। उसे डर था कि राजवीर उम्मीद करेगा और फिर निराश हो जाएगा। हर बार जब वो डॉक्टर का फोन सुनती थी तो वो बरामदे में जाकर धीरे से बात करती थी। इसलिए नहीं कि वो कुछ बुरा छिपा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो तब तक एक खुशी को बचाकर रखना चाहती थी जब तक कि वो निश्चित न हो जाए। उस रात
मूसलाधार बारिश हो रही थी। माया रसोई में सुषमा जी के लिए चिकन सूप बना रही थी जब उसकी पीठ में ऐंठन हुई। उसकी स्कर्ट से खून की एक धारा रिसने लगी, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने रसोई के काउंटर को पकड़ा और कांपती आवाज में डॉक्टर शर्मा को फोन किया। डॉक्टर, मुझे खून आ रहा है, पेट में बहुत दर्द है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर शर्मा गाड़ी से गेट पर पहुंचे। माया ने जल्दी से रेनकोट पहना, पीठ पर हाथ रखा और नौकरानी को निर्देश दिया, कमला दी, मां के लिए 1 कप अदरक का पानी बना देना। आज दोपहर उन्हें बहुत खांसी हो रही थी, उन्हें ठंडा पानी मत पीने देना। कमला ने चिंता से उसे देखा। मैम, आप ठीक तो हैं? मैं साहब को बुलाती हूं। माया ने सिर हिलाया। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं अस्पताल पहुंचकर उन्हें बता दूंगी, आप बस मां का ख्याल रखना। ठीक उसी समय राजवीर की कार आंगन में तेजी से रुकी। वो बारिश में भीगे सूट में नीचे उतरा। उसका चेहरा डरावना रूप से ठंडा था। गेट के पास डॉक्टर शर्मा कार का दरवाजा खोल रहे थे। माया, जल्दी करो, हम देर नहीं कर सकते। राजवीर ने अपनी पत्नी को देखा, फिर अजनबी आदमी को, फिर उसके पेट पर रखे हाथ को। लेकिन उस समय उसके दिमाग में शांति के लिए कोई जगह नहीं थी। असफल हुई फाइल, विक्रांत की बातें, वे गुप्त फोन कॉल्स, सब कुछ एक काली बारिश के पर्दे की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। सुषमा जी लिविंग रूम से बाहर निकली। उनकी आवाज तीखी थी। इस समय एक अजनबी आदमी के साथ कहां जा रही हो? क्या घर में तुम्हारे कारण पहले से ही काफी उथल पुथल नहीं है? माया चौंक गई। मां, मुझे अस्पताल जाना है। सुषमा जी ने बीच में ही टोक दिया। मुझे उस लहजे में मां मत कहो। एक गांव की औरत को इस घर में आने का मौका मिला तो क्या तुम्हें लगा कि तुम जो चाहो कर सकती हो? ये शब्द माया को पेट की ऐंठन से भी ज्यादा चुभे। वो राजवीर की ओर मुड़ी, उम्मीद कर रही थी कि वो बस एक शालीन सवाल पूछेगा, सिर्फ एक सवाल। राजवीर, मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे अस्पताल जाने दीजिए। वापस आकर मैं सब कुछ समझा दूंगी। राजवीर उससे कुछ कदम दूर खड़ा था। बारिश का पानी उसके बालों से उसके गालों पर बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज चाकू की तरह ठंडी थी। तुम मुझसे और क्या छिपा रही हो? माया ने अपनी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। वो बच्चे के बारे में बताना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि उसे खोने का डर है, लेकिन अपने पति की संदिग्ध आंखों के सामने उसका गला रुंध गया। डॉक्टर शर्मा अधीर हो रहे थे। क्या आप उनके पति हैं? वो एक खतरनाक स्थिति में हैं, उन्हें तुरंत जाना होगा। राजवीर ने उसे देखकर फीकी हंसी हंसी। पति तो शायद मैं आखिरी व्यक्ति हूं जिसे पता चला। माया रो पड़ी। तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल बरामदे की छत पर बारिश की थपथपाहट और लोहे के गेट की चरमराती आवाज। जब शर्मा ने उसे खोला, माया बाहर निकली, कुछ कदम चली और फिर राजवीर को देखने के लिए मुड़ी। पहली बार उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। दूसरी बार जब वो अभी भी खड़ा रहा तो उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। कमला रसोई में छाती पकड़े खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। सुषमा जी ने मुंह फेर लिया, लेकिन उनके हाथ ने उनकी साड़ी का किनारा कसकर पकड़ रखा था। और विक्रांत लिविंग रूम से बाहर झांक रहा था। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान आई और फिर गायब हो गई। कार बारिश में उछल हो गई। गेट एक धमाके के साथ बंद हो गया। राजवीर वहीं खड़ा रहा जैसे एक बहस में विजेता हो, ये जाने बिना कि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। रसोई में माया द्वारा सुषमा जी के लिए बनाया गया चिकन सूप अभी भी उबल रहा था। अदरक, प्याज और नम बारिश की गंध एक साथ मिल गई थी। एक महिला जिस पर अभी अभी संदेह किया गया था, उसने अपनी सास के लिए एक गर्म कप पानी का भी ध्यान रखा था। कुछ दयालु हृदय इसलिए कुचले जाते हैं क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि लोग गुस्से में ठीक से देखना भूल जाते हैं। डॉक्टर शर्मा की कार घनी बारिश में तेजी से आगे बढ़ी। विंडशील्ड धुंधली हो गई। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन पानी की परतों का सामना नहीं कर पा रहे थे। पहाड़ी सड़क संकली थी, एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई। उस रात हवा की सीटी से सब कुछ फटा जा रहा था। माया पीछे की सीट पर सिमटी हुई लेटी थी, पेट पर हाथ रखे। हर ऐंठन उसे ठंडे पसीने में भिगो रही थी। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर, मेरा बच्चा।
शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस जल्दी से कहा, हिम्मत रखो, हम स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचने वाले हैं। तुम्हें समान रूप से सांस लेनी है, पेट को सिकोड़ो मत। ठीक उसी समय सामने एक मोड़ से पत्थरों से लदा एक ट्रक अचानक सामने आ गया। हेडलाइट्स चकाचौंध कर रही थीं, पहिए गीली सड़क पर फिसल रहे थे और ट्रक का शरीर इस तरफ की लेन में आ गया था। हे भगवान! डॉक्टर शर्मा ने सहज रूप से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, पहिए फिसल गए, कार नियंत्रण खो बैठी और सीधे ढलान के किनारे की ओर बढ़ गई। एक भयानक टक्कर की आवाज आई और फिर सब कुछ अंधेरे में ढह गया। अगली सुबह बारिश हल्की हो गई थी। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा। कार ढलान के नीचे झुकी हुई थी, शीशे टूटे हुए थे और बॉडी मुड़ी हुई थी। डॉक्टर शर्मा गंभीर चोटों के साथ बेहोश पाए गए, लेकिन माया कहीं नहीं मिली। लोगों को केवल एक फटा हुआ हैंडबैग, एक गीला कागज का टुकड़ा और खून से सना एक रूमाल मिला। पहाड़ों से बारिश का पानी नीचे बह रहा था, हर निशान को बहा ले जा रहा था, जैसे कि वो उस जगह से उसके अस्तित्व को मिटा रहा हो। दुर्घटना की खबर दोपहर में शहर पहुंची। बड़े घर में सुषमा जी फोन सुनकर कुर्सी पर गिर पड़ी। वो हकला रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो कल रात ही गई थी। राजवीर लिविंग रूम के बीच में सन्न खड़ा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके आसपास की सभी आवाजें एक शून्य में खो गई थीं। केवल बरामदे की छत पर बारिश की थपथपाहट की आवाज थी, बिल्कुल कल रात की तरह। विक्रांत सबसे पहले बोला। उसकी आवाज धीमी थी। मैंने कहा था, ये मामला इतना सरल नहीं है। अब मान लो कि वो चली गई है। राजवीर मुड़ा। चुप रहो। लेकिन उस बात में कोई दम नहीं था। ये सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की कमजोर प्रतिक्रिया थी जो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने अभी क्या खो दिया है। उस दोपहर परिवार डॉक्टर शर्मा को शहर के अस्पताल ले गया और माया के लिए एक दिन की खोज के बाद बचाव दल ने सिर हिला दिया। कोई शव नहीं, कोई सुराग नहीं, केवल तेज बहता पानी जो कुछ भी बचा था उसे बहा ले गया। शायद वो बहुत दूर बह गई है, बचाव दल के एक सदस्य ने धीरे से कहा। किसी ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर कोई समझ गया कि इसका क्या मतलब है। 3 दिन बाद राजवीर के घर के लिविंग रूम में पूजा की एक जगह स्थापित की गई। माया की एक पुरानी तस्वीर को बड़ा करके फ्रेम किया गया था। वो अब भी वही कोमल मुस्कान थी, लेकिन अब उसके सामने खड़े होकर हर किसी को एक ठंडी दूरी महसूस हो रही थी। सुषमा जी ने खुद गुलदाउदी के फूल फूलदान में लगाए। पहले भोजन में कद्दू का सूप, उबले अंडे और मिर्च की चटनी थी। वे साधारण व्यंजन जो माया अक्सर बनाती थीं। जब उन्होंने पूजा की जगह पर चावल का कटोरा रखा तो उनके हाथ बहुत धीरे से कांपे। कमला उनकी पीछे खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं। माया मैम बहुत दयालु थीं। मैं इस घर में कई सालों से हूं। मैंने उन्हें कभी किसी पर ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। सुषमा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बस कहा, जो हो गया सो हो गया, अब इसका जिक्र मत करो। लेकिन उनकी आवाज पहले जैसी दृढ़ नहीं थी। राजवीर पूजा की जगह के सामने बहुत देर तक खड़ा रहा। उसने तुरंत अगरबत्ती नहीं जलाई। वो बस तस्वीर को देखता रहा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। शायद एक संकेत, एक स्पष्टीकरण, या सिर्फ ये एहसास कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीर खामोश रही। रात में घर फिर से रोशन हो गया, लेकिन वो रोशनी हवा को गर्म करने के लिए काफी नहीं थी। राजवीर बरामदे में खड़ा होकर सिगरेट जलाने लगा। कई सालों में पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने इसे अपने होठों पर लगाया। एक विचार अचानक उसके मन में आया और फिर उसने उसे खुद ही खारिज कर दिया। अगर वो मरी नहीं तो? तुरंत वो फीकी हंसी हंसा। कोई शव नहीं था, लेकिन उम्मीद करने का भी कोई कारण नहीं था। उसके दिमाग में सब कुछ एक ठंडे निष्कर्ष के साथ बंद हो गया था। जिस महिला से उसने कभी प्यार किया था, जिस पर उसने कभी शक किया था, वो हमेशा के लिए गायब हो गई थी। एक और जगह, ज्यादा दूर नहीं, एक छोटे से जिला अस्पताल के कमरे में एक महिला लंबी बेहोशी के बाद अभी अभी होश में आई थी। उसके पास कोई कागजात नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं था, केवल एक नर्स थी जो झुककर पूछ रही थी, मैडम, आपका नाम क्या है? आपका घर कहाँ है?
ताकि हम संपर्क कर सकें। माया ने धीरे से आंखें खोली। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। उसकी आवाज हवा की तरह कमजोर थी। मेरा नाम माया है, इस नंबर पर फोन करें। उसने एक परिचित नंबर बोला, एक ऐसा नंबर जिसके बारे में उसे यकीन था कि कोई उठाएगा, कोई उसे लेने आएगा। दूसरी तरफ एक रोशन घर में एक फोन बजा और किसी ने उसे उठाया। लेकिन हर कोई दूसरों के लिए वापस आने का रास्ता खुला रखना नहीं चुनता। छोटा जिला अस्पताल का कमरा कीटाणुनाशक की गंध पुराने कंबलों की नमी के साथ मिली हुई थी। खिड़की के बाहर बारिश की बची हुई बूंदें टिन की छत पर टपक रही थीं। माया बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला, होंठ सूखे और फटे हुए थे। उसका हाथ अनजाने में उसके पीठ पर था, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो कुछ कीमती खो देगी। बगल में बैठी युवा नर्स रिकॉर्ड करते हुए धीरे से पूछ रही थी, मैडम, क्या आप किसी और को याद करने की कोशिश कर सकती हैं? रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी? माया ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। एक आंसू उसके गाल से नीचे लुढ़क गया। मेरे ससुराल वालों को फोन करें, कृपया। नर्स ने सिर हिलाया और अभी अभी लिखे नंबर पर फोन किया। शहर में राजवीर के घर के लिविंग रूम में दोपहर में फोन बजा। सुषमा जी पूजा की जगह के पास बैठी थी। उनके हाथ में अभी भी अगरबत्ती थी जो उन्होंने नहीं जलाई थी। वो चौंक गईं और जल्दी से फोन उठाने गईं। हेलो। दूसरी तरफ नर्स की आवाज आई, जी। क्या ये माया मैडम का घर है? हम पालघर जिला अस्पताल से बोल रहे हैं। मैडम माया यहां आपातकालीन स्थिति में है। सुषमा जी रुक गई। उन्होंने फोन कसकर पकड़ लिया। आपने किसका नाम लिया? जी, माया मैडम। दुर्घटना के बाद अब उन्हें होश आ गया है। वो गर्भवती हैं। उनकी हालत अभी भी कमजोर है। रिश्तेदारों को तुरंत आने की जरूरत है। एक विचार बिजली की तरह उनके दिमाग में कौंध गया। कुछ कहने से पहले उन्होंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। विक्रांत अभी अभी अंदर आया था। उसकी आंखों में जांच का भाव था। सुषमा जी ने अपनी आवाज धीमी की, आप 1 मिनट रुकिए। उन्होंने फोन को हाथ से ढक लिया और विक्रांत की ओर मुड़ी। वो मरी नहीं है, जिला अस्पताल से फोन है। विक्रांत एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। उसने अपनी आवाज धीमी की ताकि केवल वही सुन सके। चाची, अगर वो अब वापस आती है तो कंपनी का मामला जो अभी शांत भी नहीं हुआ है फिर से भड़क जाएगा। साझेदार पहले से ही संदिग्ध हैं और प्रेस बस एक गलती का इंतजार कर रहा है। अगर लोगों को पता चला कि वो लीक में शामिल थी। सुषमा जी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वो गर्भवती है। विक्रांत ने सिर हिलाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। इसीलिए ये और भी खतरनाक है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। जरा सोचिए, एक महिला जिस पर विश्वासघात का संदेह है अब ठीक इसी समय वापस आती है। क्या कंपनी टिक पाएगी? इन शब्दों ने सुषमा जी के मन में पहले से ही सुलग रहे डर में और तेल डाल दिया। वो माया को पसंद नहीं करती थी। हमेशा ये मानती थीं कि उनकी बहू उनके स्तर की नहीं है। अब कंपनी का मामला, प्रतिष्ठा का मामला, इन सब ने उन्हें हिचकिचा दिया। दूसरी तरफ नर्स अभी भी इंतजार कर रही थी। हेलो, क्या परिवार वाले सुन रहे हैं? माया मैडम को बहुत जरूरत है। सुषमा जी ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आवाज सामान्य से भी ज्यादा ठंडी थी। मैं ऐसे किसी को नहीं जानती। फिर उन्होंने फोन काट दिया। कमरा फिर से शांत हो गया। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। विक्रांत ने राहत की सांस ली। चाची, आपने सही किया। पहले सब कुछ शांत हो जाने दीजिए। सुषमा जी ने जवाब नहीं दिया। वो पूजा की जगह पर वापस गईं और अगरबत्ती लगा दी। अगरबत्ती का धुआं पतला और रुक रुक कर उठ रहा था। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे बाहर ना दिखने देने की कोशिश की। मर गई तो समझो रिश्ता खत्म, वो खुद से बुदबुदाई। जिला अस्पताल में नर्स ने फोन नीचे रखा। उसकी आंखें उदास हो गईं। किसी ने नहीं पहचाना। माया ने उसे देखा। उसके होंठ हिले। क्या उन्होंने फोन नहीं उठाया? नर्स ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से कहा, शायद परिवार वालों को अभी पता नहीं है। आप आराम करें, हम और संपर्क करने की कोशिश करेंगे।
माया ने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। वो जोर से नहीं रोई, बस उसके दिल में एक खालीपन बढ़ता जा रहा था, जो उस बारिश की रात से उसने जो थोड़ी सी उम्मीद बचाई थी उसे निगल रहा था। गलियारे में एक और नर्स गरम दलिया का कटोरा लेकर आई। मैडम, थोड़ा खा लीजिए। आपको बच्चे को बचाने के लिए ताकत चाहिए। माया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे दलिया का कटोरा लेने के लिए बढ़ा। कांपते हाथों से हर चम्मच दलिया मुंह में ऐसे डाला जा रहा था जैसे जीवन को बनाए रखने का एक प्रयास हो, भले ही दिल ने हार मान ली हो। उस दोपहर रामलाल जी अस्पताल आए। उन्होंने मेज पर संतरे का एक ठेला रखा। उनकी आवाज सच्ची थी। मैडम, क्या आपको लेने कोई नहीं आया? खैर, चिंता मत करो। अगर हम मुसीबत में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम बाद में एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे? माया ने उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन थोड़ी गर्मजोशी महसूस हुई। जब उसके अपने परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया था, तो एक अजनबी ने हाथ बढ़ाया था, ये पूछे बिना कि वो कौन है। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की जरूरत नहीं होती, बस किसी और को गिरते हुए देखना ही उन्हें बचाने के लिए काफी होता है। और दूसरी जगह कुछ रिश्तेदार सिर्फ डर और इज्जत के कारण अनजाने में उस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर धकेल देते हैं, जिसे वे कभी अपना परिवार कहते थे। अगली सुबह जिला अस्पताल का गलियारा अभी भी सुनसान था। कीटाणुनाशक की गंध, छत के पंखे की चरमराती आवाज, बगल के कमरे से कुछ खांसी की आवाजें, सब कुछ एक धीमा माहौल बना रहा था, जैसे यहां समय बाहर की दुनिया से ज्यादा धीरे चलता हो। माया दीवार के सहारे बैठी थी, हाथ पेट पर रखे, लगभग बिना सोए एक रात के बाद। उसकी आंखें धसी हुई थीं, लेकिन उसकी नजर अजीब तरह से शांत थी। शांत, उस तरह की शांति जो आंसू रो चुकने के बाद आती है। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। विक्रांत अंदर आया, हाथ में फलों की एक थैली, चेहरे पर दया का भाव। अब तुम बेहतर हो? माया ने उसे देखकर थोड़ी हैरानी जताई। आप कैसे जानते हैं कि मैं यहां हूं? विक्रांत ने संतरे की थैली मेज पर रखी और आह भरी। घर पर खबर मिली, लेकिन कंपनी की स्थिति अभी खराब है। राजवीर नहीं आ सका। ये बात सीधे दिल में चाकू की तरह चुभी। माया ने चादर का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसे पता है कि मैं जिंदा हूं, है ना? विक्रांत एक सेकंड के लिए चुप रहा और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे पता है। तो वो क्यों नहीं आया? विक्रांत ने दूसरी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। माया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं ताकि तुम मानसिक रूप से तैयार हो सको। फाइल लीक होने की घटना के बाद राजवीर अब तुम पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि तुम इसमें शामिल हो। अगर तुम अब वापस आती हो तो सब कुछ और उलझ जाएगा। माया ने सिर हिलाया, आंसू बह निकले। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सिर्फ जांच के लिए गई थी। वो रुक गई, हाथ पेट पर कस लिया। उसके अंदर का बच्चा एक ऐसा रहस्य था जिसे वो बता नहीं पाई थी, और अब ये उसे और भी दुखी कर रहा था। मुझे पता है, विक्रांत ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन बाहर के लोग नहीं करेंगे। प्रेस, साझेदार, उन्हें सही या गलत जानने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस एक बहाना चाहिए। माया ने उसे देशपुआर भरी आंखों से देखा। तो आप कह रहे हैं कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए? विक्रांत ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से कहा, जैसे वो एक तर्कसंगत सलाह दे रहा हो। अपने बच्चे के बारे में सोचो। बदनामी के बीच पैदा होना और अपनी मां की बदनामी सहना, क्या वो शांति से जी पाएगा? ये बात माया के दिल में सबसे गहरे डर को छू गई। उसने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि वो उन सभी चीजों को निगलने की कोशिश कर रही थी जो वो कहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? विक्रांत ने सिर हिलाया। बोलो। माया ने मेज पर नर्स द्वारा छोड़े गए कागज और कलम को लिया। उसने बहुत धीरे धीरे लिखा,
हर अक्षर कांप रहा था, लेकिन स्पष्ट था। राजवीर, अगर आप मुझ पर एक बार भी विश्वास करते हैं तो कृपया मुझे और मेरे बच्चे को लेने आएं। लिखने के बाद उसने उसे मोड़ा और दोनों हाथों से विक्रांत को दिया। क्या आप ये उसे दे सकते हैं? विक्रांत ने पत्र लिया और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। माया ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बचा था उसे उस पतले कागज के टुकड़े में सौंप दिया हो। लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ तो विक्रांत की नजरें बदल गईं। उसने पत्र खोला और एक बार जल्दी से पढ़ा। जब उसने मुझे और मेरे बच्चे शब्द देखे तो उसकी होंठ बहुत हल्के से मुस्कुराए। तो बच्चा सच में है। उसने उसे मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। उसे देने का कोई इरादा नहीं था। कुछ दिनों बाद शहर में उसकी निजी कमरे में वो पत्र एक तिजोरी में रख दिया गया, अन्य फाइलों और वित्तीय कागजातों के बगल में। एक चीज जो दिल से जुड़ी होनी चाहिए थी उसे एक ठंडे ताले से बंद कर दिया गया था। जिला अस्पताल में माया इंतजार करती रही। पहले दिन वो हर बार गलियारे में कदमों की आहट पर नर्स से पूछती थी, क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? दूसरे दिन उसने पूछना बंद कर दिया, बस चुपचाप दरवाजे की ओर देखती रही। तीसरे दिन जब सूरज की रोशनी छोटी खिड़की से अंदर आई तो वो एक ऐसी बात समझ गई जिसे किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रही थी वो नहीं आएगा। उसने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। न रोई, न शिकायत की, बस एक बहुत गहरी खामोशी थी, जैसे उसके अंदर का एक हिस्सा अभी अभी बुझ गया हो। शाम को रामलाल जी फिर आए। उन्होंने मेज पर एक छोटा सा थैला रखा। थोड़े चावल और कुछ अंडे हैं, इन्हें खाओ ताकि ताकत आए। माया ने उन्हें देखा। उसकी आवाज भर्रा गई। मेरे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने हाथ हिलाया। अरे, अगर हम मदद की बदले पैसे मांगेंगी तो हम इंसान कैसे कहलाएंगे? जीवन में एक कहावत है, भला पत्ता फटे पत्ते को ढकता है। कोई भी एक दूसरे को देखकर यह नहीं पूछता कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। इस सरल बात ने माया की आंखों को लाल कर दिया। जब उसके अपने परिवार ने उसे ठुकरा दिया था तो एक अजनबी ने उसके साथ सरल लेकिन गर्मजोशी भरी स्नेह से व्यवहार किया था। उस रात माया उठी और खिड़की के बाहर छोटी से आसमान को देखा। हवा रुक गई थी, बारिश भी थम गई थी, केवल खामोशी बची थी। उसने पेट पर हाथ रखा और बहुत धीरे से फुसफुसाई, मां और बच्चा, हम खुद जिएंगे। कोई शिकायत नहीं, कोई विनती नहीं। यह सिर्फ एक निर्णय था जो तब लिया गया जब वो इंतजार करते करते थक गई थी। कुछ दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो इसलिए नहीं कि लोग उन्हें खोलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वे उसके सामने बहुत देर तक इंतजार कर चुके होते हैं। रामलाल जी की पुरानी मोटरसाइकिल लाल मिट्टी की सड़क पर खड़खड़ाती हुई चल रही थी। दोनों तरफ सब्जियों के खेत बारिश के बाद अभी भी भीगे हुए थे। माया पीछे बैठी थी, पेट पर हाथ रखे। उसका चेहरा अभी भी पीला था। उसने नहीं पूछा कि वो कहां जा रही है, बस इतना जानती थी कि सामने वाले आदमी ने हाथ बढ़ाया था और उसके पास उसे पकड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। थोड़ी हिम्मत रखो, हम बस पहुंचने वाले हैं, रामलाल जी ने हवा के शोर के बीच जोर से कहा। पार्वती देवी का घर गांव के अंत में था। पुरानी टिन की छत, आंगन में लौकी की बेलें उलझी हुई थीं। जब उन्होंने रामलाल जी को एक गर्भवती महिला के साथ आते देखा तो पार्वती देवी चौंक गईं। रामलाल भाई, क्या बात है? रामलाल जी ने मोटरसाइकिल खड़ी की और संक्षेप में कहा, एक मुसीबत में फंसी औरत है, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैं उसे यहां लाया हूं, उम्मीद है कि तुम कुछ समय के लिए मदद करोगी। पार्वती देवी ने माया को सिर से पांव तक देखा। अस्पताल के कपड़े अभी भी कीचड़ से सने थे, बाल उलझे हुए, आंखें लाल। उन्होंने एक पल के लिए हिचकिचाया। बाहर सड़क पर कुछ पड़ोसियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया था, हमारे गांव में अजनबियों के लिए जीना मुश्किल है। भाई, रामलाल जी ने आह भरी, किसी को मरते हुए देखकर भी ना बचाना तो जीने का क्या मतलब है बहन? इस बात ने पार्वती देवी को चुप करा दिया।
उन्होंने मुड़कर दरवाजा खोला। अंदर आ जाओ, गरीब का घर है, जो है वही खाना। बस एक साधारण वाक्य। पड़ोसियों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। न जाने कहाँ की औरत है, गर्भवती होकर दूसरे के घर में रह रही है। इस जमाने में कौन जाने पीछे क्या कहानी है। माया ने सब सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस सिर झुकाकर काम करती रही। सब्जियां बीनती, चावल धोती, घर साफ करती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना समझाओ उतना ही खुद को छोटा महसूस कराती हैं। एक दोपहर गांव के स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर जांच के लिए आए और धीरे से कहा। पार्वती देवी बगल में खड़ी थी, खुश भी और चिंतित भी। हे भगवान, 2 बच्चे हैं, तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। उस दिन से पार्वती देवी ने माया को भारी काम नहीं करने दिया। वो सब कुछ खुद करती थी, भले ही उनकी अपनी ताकत भी ज्यादा नहीं बची थी। चाची, मुझे करने दीजिए। चुपचाप बैठो। 2 बच्चे कोई मजाक नहीं है। पुराने लोग कहते थे कि पहला बच्चा मुश्किल होता है, दूसरा और भी मुश्किल। तुम्हारी तो ये हालत है। माया ने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस झुकी हुई पीठ वाली औरत को देखती रही। अचानक उसका गला रूंध गया। 8वें महीने में मौसम ठंडा हो गया। एक रात शाम से ही हवा चलने लगी और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। केवल कुछ घरों से तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। माया ने पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पार्वती चाची, मुझे दर्द हो रहा है। पार्वती देवी चौंक गईं। अभी समय नहीं हुआ था, लेकिन दर्द की लहरें किसी को तैयारी का मौका दिए बिना आ रही थीं। स्वास्थ्य केंद्र का रास्ता पानी से भर गया था। जाना असंभव था। रामलाल जी गांव की दाई को बुलाने दौड़े। उनके पैर कीचड़ से सने थे, कपड़े भीगे हुए थे। टिन की छत वाले घर में बारिश की आवाज ढोल की तरह बज रही थी। तेल के दिए की रोशनी हर हवा की झोंके के साथ कांप रही थी। हिम्मत रखो बेटी, हिम्मत रखो। पार्वती देवी ने माया का हाथ पकड़ा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। रात के बीच में एक कमजोर रोने की आवाज आई, फिर एक और, छोटी लेकिन स्पष्ट। हो गया, हो गया, 2 बच्चे हैं। दाई ने राहत की सांस ली। माया ने आंखें खोली और अपने बगल में लेटे 2 लाल बच्चों को देखा। एक जोर से रो रहा था, दूसरा कमजोर था। सांस लेने में घरघराहट हो रही थी। मेरे बच्चे। उसके आंसू बह निकले, पसीने और टिन की छत से टपकती बारिश के पानी में मिल गए। लेकिन इस बार ये आंसू निराशा की नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसा था जैसे उसे खाई के किनारे से वापस खींच लिया गया हो। ये पहले आया है, ये भाई बनेगा। पार्वती देवी मुस्कुराईं, भले ही उनकी आंखें अभी भी लाल थीं। और ये लड़की कमजोर है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। माया ने हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों के गालों को छुआ। कई महीनों में पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन छोटे से घर में एक और तरह की रोशनी जल उठी थी। एक महिला जिसे उसकी पुरानी जिंदगी से बाहर धकेल दिया गया था, अब फिर से शुरू कर रही थी। पैसे या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि 2 छोटी जिंदगियों और अजनबी दिलों की दया से। कुछ घर बड़े होने की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी होता है कि किसी को रहने की जगह मिल जाए, इतना गर्म कि एक बच्चा अपनी पहली सांस ले सके। ये किसी भी भव्य लेकिन ठंडे महल से बेहतर है। 6 साल बीत गए। पार्वती देवी के घर के सामने की लाल मिट्टी की सड़क माया और उसके 2 बच्चों की परछाई की आदी हो गई थी। सुबह सुबह जब ओस अभी भी सब्जियों के पत्तों पर होती थी, माया बगीचे में जाकर गोभी और पालक के गुच्छे तोड़ती, उन्हें धोती और फिर गांव के बाजार में ले जाती। दोपहर में वो पुरानी सिलाई मशीन पर बैठती, गांव वालों के लिए कपड़े सिलती, फटी हुई पैंटों की मरम्मत करती। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आरव और अनिका इस साल पहली कक्षा में थे। दोनों बच्चे दुबले पतले लेकिन होशियार थे। आरव कम बोलता और चीजों को ध्यान से देखता था, जबकि अनिका कमजोर थी, कभी कभी मौसम बदलने पर खांसती थी। एक दोपहर अनिका पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसने छाती पकड़ ली और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। माँ,
मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माया घबरा गई, जल्दी से रेनकोट पहना और बच्चे को उठाकर गांव की मूड़ की दवा की दुकान पर भागी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मिट्टी की सड़क कीचड़ में बदल गई थी जो पैरों में चिपक रही थी। दवा की दुकान के मालिक ने देखकर रूखेपन से पूछा, इस दमा की दवा की पूरी खुराक खरीदनी होगी, एक शीशी 120 की है। माया रुक गई, उसकी जेब में 80 से भी कम थे। क्या आप मुझे पहले आधी दे सकते हैं? मैं बाद में और चुका दूंगी। दवा वाले ने भौहें सिकोड़ी, यहां उधार नहीं मिलता। अगर पैसे काफी नहीं हैं तो अगली बार ले लेना। माया कुछ सेकंड के लिए चुप खड़ी रही। उसकी गोद में अनिका की सांसें तेज हो रही थीं। उसने होंठ काटे और जाने के लिए मुड़ी। रुको! चाय की दुकान से शांति देवी की आवाज आई। वो पास आई और अपनी जेब से कुछ छोटे नोट निकाले। तुम पूरी ले लो, बच्चों को दवा की कमी से तकलीफ होती है। माया ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं ले सकती। शांति देवी ने भौहें सिकोड़ी। अरे इस लड़की को देखो, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करने में क्या हिम्मत और ना हिम्मत। बाद में पैसे हों तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। गांव की एक और महिला ने भी कहा, मैं भी कुछ मिला देती हूं, समझो बच्चों की मदद हो गई। बस कुछ सरल शब्द, कुछ फटे पुराने नोट, लेकिन अनिका के दमे के दौरे के लिए काफी थे। उस रात अनिका बेहतर सोई। माया बिस्तर के पास बैठी, बच्चे के माथे पर हाथ रखा। उसका दिल कृतज्ञता और दुख से भर गया। कुछ लोग अमीर नहीं होते, लेकिन अपनी थोड़ी सी चीज भी बांटने को तैयार रहते हैं। और कुछ लोग जिनके पास बहुत कुछ होता है, वे सही समय पर एक हाथ बढ़ाने में भी कंजूसी करते हैं। स्कूल में आरव अपनी बहन की तरह भाग्यशाली नहीं था। एक बार छुट्टी के समय कक्षा के कुछ बच्चों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, तुम्हारा कोई पिता नहीं है, है ना? तुम्हारी मां ने जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए तुम्हारे पिता ने उसे छोड़ दिया। आरव ने मुट्ठी भींच ली। उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब एक और बच्चा जोर से हंसा तो वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसे धक्का दे दिया। उस दोपहर माया को शिक्षिका ने बुलाया। कृपया अपने बेटी को समझाइए, दोस्तों को मारना ठीक नहीं है। माया ने सिर झुकाया। जी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। घर के रास्ते में आरव आगे आगे चल रहा था और एक शब्द भी नहीं बोला। घर पहुंचकर वो चुपचाप बरामदे में बैठ गया, बारिश को देखता रहा। माया उसके बगल में बैठ गई। तुमने दोस्त को क्यों मारा? आरव ने होंठ भींचे। उसने मां को बुरा कहा। कहा कि मेरा कोई पिता नहीं है। एक लंबी खामोशी छा गई। शाम की हवा केले के पत्तों को सरसरा रही थी। माया ने ना डांटा ना फुसलाया। उसने बस एक कपड़े से उसके हाथ पर लगी खरोंच को साफ किया और धीमी आवाज में कहा, तुम गुस्सा हो सकते हो, लेकिन अपनी मुट्ठियों को अपनी जगह भूलने मत दो। अगर लोग गलत कहते हैं तो हमारा सही तरीके से जीना ही काफी है। आरव ने मां को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वो रोया नहीं। उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन ये एक मां का तरीका था कि वो अपने बच्चे की गरिमा को कठोर शब्दों के बीच बनाए रखे। उस रात के खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जियां, सूखी मछली और मिर्च की चटनी थी। अनिका खाते खाते कक्षा की कहानियां सुना रही थी। उसकी आवाज चहक रही थी। आरव ज्यादा चुप था, लेकिन जब उसने देखा कि मां ने उसे मछली दी है तो उसने चुपके से एक टुकड़ा अपनी बहन की कटोरी में रख दिया। माया ने अपने दोनों बच्चों को देखा। उसका दिल भारी हो गया। वो सोचती थी कि गरीबी सबसे बड़ी तकलीफ है, लेकिन अब वो समझ गई कि गरीब होकर भी स्वाभिमान बनाए रखना, एक शालीन जीवन शैली बनाए रखना ही सबसे कीमती चीज है। गांव के अंत में टिन की छत वाले घर में पैसा नहीं था, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें पैसे से नहीं मापा जा सकता था। बाहर जिंदगी अभी भी उथल-पुथल भरी थी। शहर में राजवीर अभी भी रोशन विला में रहता था, काम करता था, पैसा कमाता था, ये जाने बिना कि बहुत दूर दो बच्चे दिन ब दिन बड़े हो रहे थे जो उसका खून थे, और ये भी नहीं जानता था कि एक महिला ने चुप रहना चुना था। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। सुबह सुबह राजवीर की कार शहर से निकलकर पालघर जिले की ओर चल पड़ी। पक्की सड़क धीरे धीरे संकरी होती गई और फिर लाल मिट्टी की सड़क में बदल गई।
दोनों तरफ सब्जियों के खेत, दूर दूर टिन की छत वाले घर और बांस के पेड़ दिखाई दे रहे थे। राजवीर पीछे की सीट पर बैठा था। आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। ये सरल दृश्य उसे अजीब और साथ ही एक अवर्णनीय रूप से परिचित महसूस करा रहे थे। शायद उसे ऐसे ग्रामीण इलाकों में गए हुए बहुत समय हो गया था। गांव के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचकर माहौल सामान्य से ज्यादा उत्सवपूर्ण था। स्कूल का मैदान साफ सुथरा था। प्लास्टिक की कुर्सियों की कुछ पंक्तियां करीने से रखी गई थीं। लाउडस्पीकर से बच्चों के गाने बज रहे थे। सरपंच ने राजवीर से हाथ मिलाया और मुस्कुराया। आपका धन्यवाद कि आप खुद यहां आए। यहां अभी भी बहुत से जरूरतमंद बच्चे हैं। ये छात्रवृत्ति पाकर वे बहुत खुश हैं। राजवीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नर्म हो गईं। कोई बात नहीं सर, बच्चों के लिए कुछ भी कर पाना अच्छी बात है। छात्रवृत्ति समारोह शुरू हुआ। एक एक करके नाम पुकारे गए। बच्चे शर्माते हुए लिफाफे ले रहे थे, सिर झुकाकर धन्यवाद कह रहे थे। सूची के अंत में कक्षा की शिक्षिका मंच पर आईं। उनकी आवाज धीमी हो गई। अगले 2 छात्र हैं जिनकी परिस्थितियां विशेष रूप से कठिन हैं, लेकिन वे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। आरव सिंह और अनिका सिंह। राजवीर रुक गया। उपनाम के कारण नहीं, बल्कि उसके बाद के नामों के कारण। शिक्षिका ने आगे कहा, दोनों बच्चों की मां माया जी गांव के अंत में सिलाई का काम करती हैं। परिवार बहुत मुश्किल में है। कभी कभी उन्होंने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए भी कहा, क्योंकि उनके पास किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। राजवीर का दिल जोर से धड़का। उसने खुद को शांत किया। शायद ये सिर्फ एक संयोग है। 2 बच्चे मंच पर आए। लड़का सीधा खड़ा था। उसकी नजरें परिपक्व थीं। लड़की उसके पीछे खड़ी थी, अपने भाई की शर्ट का कोना कसकर पकड़े हुए। कभी कभी हल्के से खांसती थी। राजवीर लड़के को घूरता रहा। उसकी आंखें अजीब तरह से उसकी तरह थीं। सिर्फ एक झलक नहीं, बल्कि एक गहरी नजर, होंठ भींचने का तरीका, खड़े होने का तरीका, जैसे वो कई साल पहले के खुद को देख रहा हो। उसने लिफाफा दिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। बच्चे ने उसे शालीनता से लिया। धन्यवाद अंकल। बस एक अंकल शब्द ने जैसे किसी ने उसके सीने को भींच लिया हो। समारोह समाप्त हो गया, लेकिन राजवीर जल्दी नहीं गया। उसने शिक्षिका को बुलाया और धीरे से पूछा, उन दोनों का घर कहां है? मैडम, शिक्षिका ने मिट्टी की सड़क के अंत की ओर इशारा किया। उस सड़क के अंत तक जाओ, छोटे पुल को पार करो, टिन की छत वाला घर। बच्चों की मां बहुत दयालु है, लेकिन बहुत संघर्ष करती है। राजवीर ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जिसे रोका नहीं जा सकता था। कार छोटी सड़क के सामने रुकी। राजवीर नीचे उतरा। कीचड़ भरे रास्ते पर चलने लगा। हर कदम भारी लग रहा था। सड़क के अंत में एक टिन की छत वाला घर दिखाई दिया। आंगन में सब्जियों की कुछ क्यारियां थीं जो अभी भी गीली थीं। एक छोटी साइकिल केले के पेड़ के पास खड़ी थी। और फिर उसने उसे देखा। माया बरामदे में खड़ी थी, हाथ में सब्जियों की एक टोकरी, बाल जल्दबाजी में बंधे हुए, त्वचा धूप से सांवली, यादों से कहीं ज्यादा दुबली। लेकिन वो चेहरा, वो उसे कभी नहीं भूल सकता था। समय जैसे रुक गया। माया ने भी उसे देखा। उसके हाथ में टोकरी रुक गई। उसका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। खुशी से नहीं, बल्कि डर और बचाव की मिलीजुली भावना से। अनिका दौड़कर अपनी मां के पैर से लिपट गई। मां! आरव अपनी बहन के सामने थोड़ा सा खड़ा हो गया। उसकी आंखें राजवीर को शक की निगाह से देख रही थीं। राजवीर ने एक और कदम बढ़ाया। उसकी आवाज भर्रा गई। माया! ये नाम उसने 6 साल से जोर से कहने की हिम्मत नहीं की थी। आरव ने ऊपर देखकर धीरे से पूछा, मां, ये अंकल कौन है? ये सवाल राजवीर के दिल में सीधे चाकू की तरह चुभा। वो सन्न खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। माया ने अपने दोनों बच्चों को पीछे खींचा। उसकी आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। तुम वहीं रुको। कोई डांट नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक स्पष्ट दूरी, जैसे कि उनके बीच 2 अलग अलग दुनियाएं हों। राजवीर आंगन में खड़ा होकर छोटे से घर को, दोनों बच्चों को और उस महिला को देखता रहा जो कभी उसकी पत्नी थी।
पिछले 6 सालों से वो सोचता था कि अपनी पत्नी को खोना सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा दर्द ये है कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो एक अजनबी की तरह इन सबसे बाहर खड़ा है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कृपया एक लाइक और एक कमेंट छोड़ें। अगर आप होते तो आप क्या करते जब वो व्यक्ति जिसने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई हो अचानक आपके दरवाजे पर खड़ा हो? कृपया अंत तक सुनते रहें, क्योंकि आगे का आश्चर्य आपको और भी भावुक कर देगा। क्या एक टूटा हुआ घर फिर से गर्म हो सकता है? राजवीर आंगन में ही खड़ा रहा, जैसे कि एक और कदम बढ़ाने से सब कुछ बिखर जाएगा। शाम की हवा घर के पीछे केले के पत्तों को सरसरा रही थी। कुछ सेकंड तक दम घोटने वाली खामोशी छाई रही, जो बहुत लंबी लगी। माया ने पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन एक स्पष्ट सीमा थी। आप वहीं रुकें। मेरा घर छोटा है, मेहमानों के लिए सुविधाजनक नहीं है। आप और मैं के संबोधन ने राजवीर को रोक दिया। पहले वो उसे हमेशा राजवीर जी कहकर बुलाती थी, एक हवा जैसी हल्की आवाज में। अब हर शब्द में एक दूरी थी। राजवीर ने गला साफ किया। मैं बस थोड़ी बात करना चाहता हूं। माया ने सीधे उसकी आंखों में देखा, बिना हिचकिचाए। आप क्या बात करना चाहते हैं? राजवीर ने मुंह खोला, लेकिन समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करे। दोनों बच्चों के बारे में पूछे, ये पूछे कि वो जिंदा क्यों है, या ये पूछें कि वो कभी वापस क्यों नहीं आई। अंत में उसने वो सवाल पूछा जो उसे खुद भी बहुत देर से लगा, क्या ये दोनों मेरे बच्चे हैं? माहौल जैसे जम गया। आरव ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में और भी ज्यादा शक था। अनिका अपनी मां के पीछे छिप गई, राजवीर को एक अजनबी की तरह देख रही थी। माया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने राजवीर को बहुत देर तक देखा और फिर उल्टा सवाल पूछा। उसकी आवाज ऊंची नहीं, लेकिन भारी थी। अब आप ये क्यों पूछ रहे हैं? राजवीर चुप खड़ा रहा। उस सवाल में किसी भी सफाई के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक उसी समय शांति देवी चाय की दुकान से पास आईं। उनके हाथ में अभी भी चाय की केतली थी। क्या बात है जो आंगन में खड़े हो? उन्होंने राजवीर को सिर से पांव तक देखा और फिर माया की ओर मुड़ी। कोई जानने वाला है? माया ने संक्षेप में जवाब दिया। नहीं। शांति देवी ने भौहें सिकोड़ी और फिर राजवीर की ओर मुड़ी। उनकी आवाज सीधी थी। जानने वाले नहीं हो और किसी के घर के सामने खड़े हो, ये ठीक नहीं है। यहां हर कोई जानता है कि ये मां और बच्चे कैसे रहते हैं। 6 साल से खोज सहे हैं और किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। अब तुम आकर एक सवाल पूछकर सब ठीक कर दोगे? राजवीर ने सिर झुका लिया। कोई बहस नहीं की। वो जानता था कि वो सही कह रही हैं। थोड़ी देर बाद माया अंदर गई और एक प्लास्टिक की कुर्सी लेकर आंगन के किनारे रख दी। अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहां बैठें। अंदर मत आना। ये बात कठोर नहीं थी, लेकिन सीमा खींचने के लिए काफी थी। राजवीर बैठ गया। छोटी प्लास्टिक की कुर्सी एक चरमराती आवाज के साथ बोली। एक व्यक्ति जो कभी मीटिंग रूम में चमड़े की कुर्सी पर बैठता था, अब इस बरामदे के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। माया एक खंबे के सहारे खड़ी थी। दोनों बच्चे उसके पीछे छिपे हुए थे। उनके बीच की दूरी सिर्फ कुछ कदमों की नहीं थी, बल्कि 6 साल की थी, जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था। राजवीर ने दोनों बच्चों को धीरे से देखा। मुझे नहीं पता था। वो रुका और फिर आगे बोला। मुझे नहीं पता था कि बच्चे मौजूद हैं। माया ना हंसी ना गुस्सा हुई। उसने बस कहा, पता नहीं था या जानना नहीं चाहते थे। इस सवाल ने राजवीर को चुप करा दिया। वो कहना चाहता था कि उसने उसे मरा हुआ मान लिया था। कहना चाहता था कि उसे किसी भी फोन कॉल के बारे में नहीं पता था। लेकिन इस समय ये सभी शब्द व्यर्थ लग रहे थे। आरव ने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अभी भी बचकानी थी, लेकिन स्पष्ट थी। आप यहां क्या करने आए हैं? राजवीर ने सीधे उन आंखों में देखा जो अजीब तरह से उसकी तरह थी। वो जवाब नहीं दे सका। माया ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तुम अपनी बहन के साथ अंदर जाओ। आरव ने सिर हिलाया, वहीं खड़ा रहा। वो डरा नहीं था, लेकिन विश्वास भी नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजवीर ने धीरे से कहा,
मुझे माफ कर दो। 6 साल में पहली बार ये 2 शब्द कहे गए थे। जोर से नहीं, दिखावटी नहीं, लेकिन माहौल को थोड़ा बदलने के लिए काफी थे। माया चुप रही। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए नहीं कि उसने सुना नहीं, बल्कि इसलिए कि ये 2 शब्द बहुत देर से आए थे। वो घर के अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक कप हरी चाय लेकर आई और उसे कुर्सी के बगल में छोटी मेज पर रख दिया। पानी पीकर चले जाइए, अंधेरा होने वाला है। ये एक बहुत ही सामान्य भारतीय व्यवहार था। मेहमान घर आए तो एक कप पानी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दिल में कितनी भी बातें हों। राजवीर ने कप को देखा और फिर माया को। वो समझ गया कि ये स्वागत नहीं है, बल्कि ये उसका तरीका है अपनी गरिमा बनाए रखने का। उसने कप उठाया और एक घूंट पिया। चाय का कसैला स्वाद जीभ पर लगा, लेकिन फिर गले में हल्का मीठा स्वाद आया, जैसा कि वो अनुभव कर रहा था। पहले कड़वाहट और फिर पीछे कुछ देखने को मिलता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दिन के अंत की धूप आंगन में पड़ रही थी, हर व्यक्ति की परछाई को लंबा कर रही थी, लेकिन उनके बीच अभी भी एक खाली जगह थी जिसे भरा नहीं जा सकता था। राजवीर उठा। उसने और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, जबरदस्ती नहीं की। दोनों बच्चों को अपना बेटा नहीं कहा। उसने बस कहा, मैं वापस आऊंगा। माया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मुड़कर दोनों बच्चों को अंदर ले लिया। दरवाजा धीरे से लेकिन दृढ़ता से बंद हो गया। राजवीर आंगन में थोड़ी देर और खड़ा रहा और फिर मुड़कर लाल मिट्टी की सड़क पर चलने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होने और अंदर ना जा पाने का एहसास समझा। अगली दोपहर फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। छोटी छोटी बूंदें टिन की छत पर एक समान लय में टपक रही थीं, जैसे एक घर की सांसें जो अकेलेपन की आदी हो चुकी हों। राजवीर वापस आया। वो इस बार कार को आंगन तक नहीं ले गया। वो गली के मुहाने पर रुका, एक असली मेहमान की तरह पैदल अंदर आया। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने जोर से नहीं पुकारा, बस इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद माया बाहर आई। उसने उसे देखा। उसकी आंखों में अब पहले दिन की तरह घबराहट नहीं थी, लेकिन कोई गर्मजोशी भी नहीं थी। क्या आपका कोई और काम है? राजवीर ने धीरे से कहा। मैं सुनना चाहता हूं अगर तुम अभी भी कुछ कहना चाहती हो। माया कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर अंदर गई। एक और कुर्सी ले आई। उसे कल की कुर्सी से कुछ दूरी पर रख दिया। बैठो। दोनों बरामदे के नीचे बैठे। सामने बारिश एक पतले पर्दे की तरह गिर रही थी। आरव और अनिका घर के अंदर बैठे थे, बाहर नहीं आए, लेकिन उनकी नजरें अभी भी देख रही थी। थोड़ी देर बाद माया ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक समान थी, कांप नहीं रही थी, जैसे उसने ये कहानी अपने दिमाग में सैकड़ों बार दोहराई हो। उस रात मुझे खून आ रहा था। राजवीर ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने डॉक्टर शर्मा को फोन किया, वो मुझे लेने आए। मैंने कमला दी को तुम्हारी मां के लिए अदरक का पानी बनाने के लिए भी कहा। वो थोड़ी देर रुकी और फिर आगे बोली, तुम घर आए, तुमने मुझे किसी और के साथ जाते देखा। तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे और क्या छिपा रही हूं। राजवीर ने मुट्ठी भींच ली। मैंने कहा कि मुझे अस्पताल जाना है। मैंने कहा कि मैं वापस आकर सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन तुमने नहीं सुना। बारिश थोड़ी तेज हो गई। टिन की छत पर पानी की थपथपाहट हर वाक्य के लिए ताल दे रही थी। मैं 2 बार तुम्हें देखने के लिए मुड़ी, माया ने धीरे से कहा। पहली बार मैंने तुमसे विश्वास करने की भीख मांगी। दूसरी बार मुझे पता चल गया कि तुम अब विश्वास नहीं करते। राजवीर ने आंखें बंद कर ली। वो उस छवि को याद करता था, लेकिन उसने कभी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की थी, जैसे अब कर रहा था। दुर्घटना हुई। मैं जिला अस्पताल में होश में आई। कोई कागजात नहीं, कोई मेरे साथ नहीं था। उसकी आवाज अभी भी एक समान थी, लेकिन उसकी आंखें दूर थीं। मैंने नर्स से घर पर फोन करने के लिए कहा। मैंने तुम्हारा सही नंबर बताया। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो तुम आओगे। राजवीर ने ऊपर देखा। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे उस फोन कॉल के बारे में नहीं पता। माया ने उसे बिना किसी दोष के देखा, बस पूछा, तो फोन किसने उठाया था?
राजवीर जवाब नहीं दे सका। उसने आगे कहा, मैंने 1 दिन, 2 दिन और फिर कई दिन इंतजार किया। घर के अंदर आरव बिना पलक झपकाए खड़ा था। कोई आया। माया ने कहा, तुम्हारा चचेरा भाई। उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। उसने कहा कि घर में पूजा की जगह बना दी गई है। उसने कहा कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे सब कुछ और खराब हो जाएगा। राजवीर ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि वो सफेद पड़ गई, लेकिन उसने बीच में नहीं टोका। मैंने एक पत्र लिखा, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे तुम्हें देने के लिए कहा। मैंने सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम मुझ पर एक बार भी विश्वास करते हो तो कृपया मुझे और मेरे बच्चे को लेने आ जाओ। राजवीर ने आंखें लाल करके ऊपर देखा। पत्र। माया ने सिर हिलाया। मैंने फिर इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई। एक लंबी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला, केवल बारिश की आवाज और बहुत हल्की सांसें। तब माया ने आगे कहा, मैं समझ गई। उसने और कुछ नहीं कहा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। राजवीर ने सिर झुका लिया। पहली बार उसने समझाने की कोशिश नहीं की। ये नहीं कहा कि उसे नहीं पता था, ये नहीं कहा कि उसे लगा कि वो मर चुकी है। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं था। उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। ये 2 शब्द हल्के लेकिन भारी थे। माया ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बारिश के पर्दे को देखा और फिर कहा, पिछले 6 सालों में मेरे और मेरे बच्चों के पास सच में पैसे की कमी थी। राजवीर ने ऊपर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा कमी थी, उसने मुड़कर उसे देखा। वो पैसा नहीं था। राजवीर चुप रहा। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझ पर तब विश्वास करता जब मेरे पास खुद को बचाने की ताकत नहीं बची थी। ये बात ऊंची आवाज में नहीं कही गई थी, लेकिन इसने हर बचाव के रास्ते को बंद कर दिया था। राजवीर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। ये, मुझे नहीं पता कि और क्या करूं। माया ने लिफाफे को देखा और फिर उसे वापस धकेल दिया। इसे रख लो। राजवीर, तुम पर मेरे पैसे का कोई कर्ज नहीं है, उसने धीरे से कहा। तुम पर एक और चीज का कर्ज है। राजवीर ने और कुछ नहीं कहा। उसने लिफाफा वापस ले लिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। घर के अंदर अनिका ने हल्के से खांसा। माया उठी और बच्चे के लिए दवा लेने अंदर गई। आरव वहीं खड़ा राजवीर को एक अजीब और विचारशील नजर से देख रहा था। राजवीर बरामदे के नीचे अकेला बैठा ठंडी चाय के कप को देख रहा था। उसने सोचा था कि अपनी पत्नी को खोना सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन अब वो समझ गया कि सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब जिस व्यक्ति आपने कभी प्यार किया हो वो उन सभी चीजों को बताता है जो उसने सही है, और आपके पास एक शब्द भी बचाव के लिए नहीं होता। बारिश धीरे धीरे रुक गई, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया था और उसे पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता था। अगली सुबह राजवीर फिर आया। इस बार वो एक बड़ा थैला लेकर आया, जिसमें दूध, बिस्कुट, बच्चों के लिए नए कपड़े और कुछ स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां थीं। उसने थैला मेज पर रखा, आवाज को हल्का रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लाया हूं। अनिका ने उत्सुकता से देखा। उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन आरव ने अपनी बहन का हाथ खींचा और बहुत धीरे से सिर हिलाया। माया बाहर आई और थैले को और फिर राजवीर को देखा। इसे वापस ले जाओ। राजवीर चौंक गया। मैं बस चाहता हूं। मैं नहीं लूंगी, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन कठोरता से नहीं। राजवीर कुछ सेकंड के लिए रुक गया। लेकिन बच्चों को जरूरत है। माया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। जरूरत है, लेकिन इस तरह से नहीं। इस बात ने राजवीर को निरुत्तर कर दिया। वो चुप रहा और फिर सिर हिलाकर थैला उठा लिया, लेकिन जाने से पहले उसने अभी भी एक छोटा दूध का डिब्बा मेज पर रख दिया। ये अनिका के लिए है, वो अक्सर खांसती है। माया ने दूध के डिब्बे को देखा। उसने कुछ नहीं कहा और ना ही उसे तुरंत वापस किया।
ये पहली बार था जब उसने पूरी तरह से इनकार नहीं किया था। उस दोपहर राजवीर वापस आया। इस बार कुछ नहीं लाया। उसने देखा कि घर की टिन की छत टपक रही थी। बारिश का पानी कमरे के एक कोने में रिस रहा था। उसने एक कारीगर को फोन किया। भाई, आकर मेरी छत ठीक कर दो। इस घर की कुछ टिन की चादरें बदलने की जरूरत है। 1 घंटे से भी कम समय में कारीगर आ गए। उन्होंने छत को खोलना शुरू कर दिया। हथौड़े की आवाज गूंजने लगी। माया बाजार से लौटी, ये देखकर चौंक गई। आप लोगों को किसने ठीक करने दिया? राजवीर बाहर आया। छत टपक रही थी। ये ठीक नहीं है। माया ने उसे देखा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुमने मुझसे पूछा? राजवीर रुक गया। मैं बस चाहता था। मैं चाहता था, लेकिन ये मेरा घर है। उसने धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से हर शब्द कहा। कारीगर असमंजस में खड़े हो गए। माहौल अजीब हो गया। माया उनकी ओर मुड़ी। कृपया रुक जाइए। मैंने आपसे नहीं कहा। कारीगर ने राजवीर को देखा और फिर माया को, और अंत में चुपचाप अपना सामान समेट लिया। राजवीर वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी की मदद करना भी उन्हें असहज कर सकता है। वो शांति देवी की ओर मुड़ा, जो पास में खड़ी देख रही थी। चाची, मैंने कहाँ गलती की? शांति देवी ने कमर पर हाथ रखकर उसे देखा। गलती ये है कि तुम अपनी मर्जी से मदद कर रही हो, ना कि उनकी मर्जी से। राजवीर चुप रहा। जीवन में एक कहावत है, देने का तरीका चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वे गरीब हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान है। तुम्हारे ऐसा करने का मतलब है कि तुम कह रहे हो कि वे अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। राजवीर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं समझ गया। शांति देवी ने आह भरी। अगर मदद करना चाहते हो तो पहले पूछो, या इस तरह मदद करो कि उन्हें यह महसूस ना हो कि उनकी मदद की जा रही है। ये बात राजवीर को पूरी दोपहर परेशान करती रही। अगले दिनों में राजवीर बदल गया। वो अब सामान नहीं लाता था। इसके बजाय सुबह सुबह वो शांति देवी के साथ बाजार जाता, पार्वती देवी की सब्जियां खरीदने में मदद करता। शाम को वो पानी भरता, बाड़ की मरम्मत करता, हिलते हुए लकड़ी के शेल्फ को ठीक करता। वो ज्यादा नहीं बोलता था, बस एक बार करता था। अनिका उसे शकरकंद छीलते हुए देखती थी। उत्सुकता से पूछती थी, अंकल, क्या आप ये करना जानते हैं? राजवीर हल्के से मुस्कुराया। मैं सीख रहा हूं। अनिका खिलखिलाकर हंसी। अभी भी ठीक से नहीं छील रहे हो? राजवीर ने सिर हिलाया। हां, इसलिए और सीखना होगा। ये सरल जवाब बच्चे को और करीब ले आया। आरव अभी भी दूरी बनाए हुए था। वो देखता था, कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। एक दोपहर राजवीर ने देखा कि अनिका बहुत खांस रही है। उसने माया को पैसे नहीं दिए। इसके जवाब वो गांव के स्वास्थ्य केंद्र गया और दवा कोष में एक छोटी राशि जमा की। फिर नर्स से माया को दवा देने के लिए कहा, बिना अपना नाम बताए। जब नर्स दवा लेकर आई तो माया ने पूछा, पैसे कहां से आए? नर्स बस मुस्कुराई, किसी ने भेजे हैं। नाम नहीं बताना चाहते। माया चुप रही। उसने और नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नरम हो गईं। एक शाम मौसम ठंडा था। राजवीर बरामदे में टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी की मरम्मत कर रहा था। आरव कुछ कदम दूर खड़ा देख रहा था। राजवीर ने न बुलाया न पूछा। बस थोड़ी देर बाद आरव पास आया और धीरे से बोला, उस जगह पर कील अंदर से ठोकनी होगी, तभी मजबूत होगी। राजवीर ने ऊपर देखा, थोड़ा हैरान हुआ। हां, तुम मुझे सिखाओ। आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हथौड़ा लेकर एक बार करके दिखाया। राजवीर ने वैसा ही किया। इस बार कुर्सी ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई। कोई धन्यवाद नहीं, कोई मुस्कान नहीं, लेकिन दूरी थोड़ी कम हो गई थी। रात में माया सिलाई मशीन पर बैठी थी। उसके हाथ धीमे हो गए थे। उसने बरामदे की ओर देखा, जहां राजवीर अभी भी कुर्सी के साथ लगा हुआ था। पार्वती देवी बगल में बैठी धीरे से बोली, वो लड़का बदल गया है। माया ने जवाब नहीं दिया। पार्वती देवी ने आह भरी। लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जो सुधार करना जानते हैं, वो भी आसान नहीं है।
माया ने अपने हाथों को देखा, सालों से बने कठोर दाग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ ठीक करने से काम नहीं चलता चाची। उसकी आवाज में न उदासी थी न गुस्सा, बस एक सच्चाई। लेकिन बाहर पीली रोशनी के नीचे एक आदमी एक बच्चे की तरह सबसे छोटी चीजों को फिर से सीख रहा था, जो ठोकर खाने के बाद फिर से चलना सीख रहा हो। और कभी कभी ऐसी धीमे कदम ही वापस आने का एकमात्र तरीका होते हैं। उस शाम हवा जल्दी चलने लगी। बारिश के बाद नहर का पानी गंदला हो गया था। घास के किनारे भीगे हुए थे। आरव अकेला बैठा था, घुटनों पर कीचड़, मुंह के कोने में खरोंच। स्कूल की वर्दी मिट्टी से सनी हुई थी। कुछ बच्चे दूर खड़े हंस रहे थे और फिर चले गए। राजवीर ने लड़के को तब पाया जब शांति देवी ने बताया कि वो फिर से लड़ रहा है। वो तुरंत दौड़कर नहीं गया, वो कुछ कदम दूर रुका और झुक गया। दर्द हो रहा है बेटा? आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे बेटा मत कहो। राजवीर ने सिर हिलाया और नहर के किनारे बैठ गया, दूरी बनाई रखी। ठीक है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? कोई जवाब नहीं, केवल घास के किनारे से हवा के बहने की आवाज। थोड़ी देर बाद राजवीर ने धीरे से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी लड़ता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसी तरह मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। आरव अभी भी पानी को देख रहा था। लेकिन जितना ज्यादा लड़ो, लोग उतना ही ज्यादा बोलते हैं और हम और भी थक जाते हैं। राजवीर ने धीरे से सांस ली। उस समय मुझे लगता था कि मैं सही हूं। आरव ने दोनों हाथ भींच लिए, क्योंकि उन्होंने मां को बुरा कहा कि मेरा कोई पिता नहीं है। राजवीर ने लड़के को देखा। ये बात उस दर्द को छू गई जिसे उसे सहना पड़ा था। मुझे माफ कर दो, उसने बहुत धीरे से कहा, कि तुम्हें ये बातें सुननी पड़ी। आरव मुड़ा। जब मां को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम वहां क्यों नहीं थे? यह सवाल बिना किसी लाग लपेट के तेजी से आया। राजवीर चौंक गया। उसने नजरें नहीं चुराई। क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया। उसकी आवाज भर्रा गई। क्योंकि मैंने गुस्से को विश्वास से आगे आने दिया और दूसरों को अपने परिवार के बीच आने दिया। आरव चुप रहा। ठंडी हवा के झोंके ने लड़के को कपा दिया। राजवीर पास नहीं आया, बस एक रुमाल दिया। इसे पूछ लो। तुम्हारे गाल से खून बह रहा है। आरव ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसे ले लिया। यह क्रिया बहुत तेज थी, लेकिन राजवीर के लिए समझने के लिए काफी थी। दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन एक दरार बन गई थी। दोनों थोड़ी देर और बैठे रहे। जब वे उठे तो आरव आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद लड़का रुका, बिना पीछे मुड़े। घर चले पापा? उसने केवल एक शब्द पापा जोड़ा, और वो भी दबे छिपे ढंग से। लेकिन राजवीर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई को छू लिया हो। उसने मुंह फेर लिया, गला रुंध गया और चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। रात में मौसम और ठंडा हो गया। अनिका पढ़ाई कर रही थी जब दमे का दौरा अचानक आ गया। लड़की ने छाती पकड़ ली और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मां, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माया घबराकर दवा ढूंढने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। इनहेलर लगभग खाली था। राजवीर बरामदे में खड़ा था। आवाज सुनकर अंदर आया, लेकिन दरवाजे पर ही रुक गया। क्या मुझे मदद करनी चाहिए? माया ने उसे नहीं देखा, बस जल्दी से कहा, इसे स्वास्थ्य केंद्र ले चलो। राजवीर ने बिना हिचकिचाए वो झुका और अनिका को उठाया। लड़की का शरीर तप रहा था। हर सांस छोटी और तेज थी। बेटा, ठीक से सांस लो, पापा यहां हैं, उसने अनजाने में कहा और फिर खुद रुक गया। अनिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसके कॉलर को पकड़ लिया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की सड़क फिसलन भरी थी। राजवीर बच्चे को लेकर भागा। पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। ठंडी हवा के बावजूद उसका शर्ट पसीने से भीग गया था। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर नर्स ने जल्दी से मदद की। अनिका को दवा दी गई। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। राजवीर बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखें छोटे से चेहरे से नहीं हट रही थीं। बेहतर है, बेहतर है,
वो खुद को शांत करने के लिए बुदबुदाया। माया पीछे खड़ी राजवीर को देख रही थी। पहली बार उसने उसे डरा हुआ देखा। पैसे या प्रतिष्ठा खोने का डर नहीं, बल्कि एक बच्चे को खोने का डर। जब अनिका का दौरा शांत हुआ तो लड़की ने आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर थी। पापा, अब मत जाना। राजवीर झुका। बच्चे के बालों को छूते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, पापा नहीं जाएंगे। ये दो शब्द अब अनजाने में नहीं कहे गए थे, वे धीरे धीरे और दृढ़ता से रोके गए थे। घर के रास्ते में बारिश रुक गई थी। गांव में कुछ कुछ रोशनी थी। राजवीर पीछे चल रहा था, सोई हुई अनिका को गोद में लिए हुए। माया बगल में चुपचाप चल रही थी। गेट पर पहुंचकर वो रुकी। बच्चे को मुझे दो। राजवीर ने धीरे से अनिका को दिया। दोनों के हाथ एक पल के लिए मिले और तुरंत नहीं हटे। धन्यवाद, माया ने धीरे से कहा। कई दिनों में पहली बार उसने धन्यवाद कहा था। राजवीर ने सिर हिलाया। कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। घर के अंदर आरव देख रहा था। लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने रसोई के पास की कुर्सी को खींचकर एक जगह तैयार कर दी। बरामदे में राजवीर द्वारा ठीक की गई लकड़ी की कुर्सी अभी भी मजबूती से खड़ी थी। कुछ चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन जब सही जगह पर रखी जाती हैं तो वे पूरे घर को सहारा दे सकती हैं। सुबह सुबह राजवीर जिले से निकलकर शहर वापस आ गया। कई दिनों तक रहने के बाद परिचित पक्की सड़क, ऊंची इमारतें दिखाई दी, लेकिन उसका दिल पहले जैसा नहीं था। इस बार वो घर नहीं गया, वो सीधे कंपनी गया। 12वीं मंजिल पर उसका ऑफिस अभी भी पहले की तरह साफ सुथरा था, लेकिन मेज पर रखी पुरानी फाइलें अब और भी भारी लग रही थीं। राजवीर ने फोन किया। शिल्पा जी, अगर आप शहर में हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं। दूसरी तरफ महिला की आवाज धीमी हो गई। राजवीर जी, आपने बहुत समय बाद फोन किया। मुझे लगा कि आप अब पुरानी बातें याद नहीं करना चाहते। राजवीर ने धीरे से कहा, इस बार मैं सच सुनना चाहता हूं। दोपहर में शिल्पा जी आईं, वही दुबली पतली, बाल करीने से बंधे हुए, नजरें पहले की तरह सीधी। बैठने से पहले ही उन्होंने कहा, आप उस साल की फाइल के बारे में पूछना चाहते हैं, है ना? राजवीर ने सिर हिलाया। शिल्पा जी ने आह भरी। उस समय मैंने कहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता था। राजवीर चुप रहा। जिस समय फाइल एक्सेस की गई, माया जी कंपनी में नहीं थी, लेकिन डेटा में उनके अकाउंट से लॉगिन दर्ज था। राजवीर ने हाथ भींचे। तो ये जाली था? बहुत ज्यादा संभावना है, शिल्पा ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उस समय हर किसी को बस एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए था, और वो सबसे कमजोर थी। ये एक साधारण बात थी, लेकिन इसने पूरी घटना को पलट दिया। राजवीर ने सिर झुकाया। और कौन उस अकाउंट को एक्सेस कर सकता था? शिल्पा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने राजवीर को थोड़ी देर देखा और फिर कहा, आप जवाब जानते हैं। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में एक नाम आ गया था। देर शाम राजवीर अपने पुराने तकनीकी विशेषज्ञ अंकित के घर गया, जो सिस्टम का प्रभारी था। छोटा कमरा, पुराना कंप्यूटर खड़खड़ा रहा था। अंकित ने राजवीर को देखकर हैरानी जताई। राजवीर जी, बहुत समय हो गया। राजवीर ने बिना लाग लपेट के कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पुराने लॉग को पुनर्प्राप्त करना है। अंकित ने भौहें सिकोड़ी। 6 साल पुराना डेटा है, मुश्किल है। कोशिश करो, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। दोनों रात तक स्क्रीन के सामने बैठे रहे। डेटा की लाइनें धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद अंकित रुका। उसने स्क्रीन की ओर इशारा किया। ये जिस समय फाइल कॉपी की गई थी, राजवीर ने देखा, एक्सेस किया गया कंप्यूटर माया जी का मुख्य कंप्यूटर नहीं था। यह मीटिंग रूम का सहायक कंप्यूटर था। राजवीर ने भौहें सिकोड़ी। कैमरा? अंकित ने सिर हिलाया। कैमरा पुराना था, लेकिन बैकअप कॉपी अभी भी हो सकती है। वे और ढूंढते रहे। अंत में एक वीडियो क्लिप खुली। देर रात एक परछाई मीटिंग रूम में दाखिल हुई। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चलने का अंदाज परिचित था। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में यकीन हो गया था। अगले कुछ दिनों तक राजवीर नहीं रुका।
वो हर पुराने व्यक्ति से मिला, हर नंबर, हर दस्तावेज का मिलान किया। शिल्पा जी ने और दस्तावेज दिए। ये देखिए, उस साल के कच्चे माल के अनुबंधों में कीमतें बढ़ाने के संकेत हैं। राजवीर ने पन्ने पलटे। नंबर मेल नहीं खा रहे थे। प्रभारी विक्रांत था। ये बात जोर देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक और पहेली का टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया था। एक रात अंकित ने फिर फोन किया। राजवीर जी, मुझे ये मिला है। राजवीर तुरंत पहुंचा। स्क्रीन पर एक पुराना ईमेल था। भेजने वाला विक्रांत, पाने वाला एक अजीब पता। ईमेल में एक तस्वीर की फाइल संलग्न थी। अंकित ने उसे खोला। एक हाथ से लिखा हुआ पत्र। राजवीर चौंक गया। परिचित लिखावट, वो लिखावट जिसे वो कभी नहीं भूल सकता था। अगर तुम मुझ पर एक बार भी विश्वास करते हो तो कृपया मुझे और मेरे बच्चे को लेने आ जाओ। राजवीर के हाथ कांप गए। पत्र? वो बुदबुदाया। अंकित ने सिर हिलाया। लगता है उसने मूल प्रति रखने से पहले इसकी तस्वीर ले ली थी। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। वो बस बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। 6 साल पहले एक महिला ने उसे एक मदद की गुहार लिखी थी, लेकिन उसे वो नहीं मिली। इसलिए नहीं कि वो मौजूद नहीं थी, बल्कि इसलिए कि किसी ने जानबूझकर उसे छिपा दिया था। राजवीर जब अंकित के कमरे से निकला तो रात हो चुकी थी। शहर अभी भी रोशन था, लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा था जो अभी अभी फट गया था। उसने हर विवरण को याद किया। विक्रांत की बातें, सुषमा जी की टाल मटोल भरी नजरें, घर के लोगों की खामोशी। ये सब अब संदेह नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। एक सच्चाई जिसने न केवल उससे उसकी पत्नी छीनी, बल्कि उसके 2 बच्चों को भी बिना पिता के बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। राजवीर इमारत के नीचे खड़ा होकर आसमान को देखने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसे अब पहले जैसा गुस्सा नहीं आ रहा था, केवल एक बहुत गहरा दर्द और एक संकल्प जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान वापस दिलाने के लिए जिसने अन्याय सहा था, और खोए हुए सालों को सच्चाई वापस दिलाने के लिए। कहीं गांव के अंत में टीन की छत वाले घर में माया अभी भी सिलाई मशीन पर बैठी थी। आरव और अनिका सो चुके थे। उसे नहीं पता था कि जिन चीजों को उसने बहुत पहले छोड़ दिया था, वे धीरे धीरे वापस उठाई जा रही थीं। दर्द को फिर से जगाने के लिए नहीं, बल्कि एक दिन हल्के दिल से जीने के लिए। अगली सुबह राजवीर कंपनी नहीं गया। वो सीधे विक्रांत के घर गया। घर एक शांत मोहल्ले में था। काले रंग का लोहे का गेट, अंदर साफ सुथरे टाइलों वाला आंगन। विक्रांत ने दरवाजा खोला। राजवीर को वहां खड़ा देखकर थोड़ा चौंक गया। राजवीर, क्या बात है जो इतनी सुबह आ गए? राजवीर ने बिना लाग लपेट के कहा। तिजोरी खोलो। विक्रांत फीकी हंसी हंसा। कौन सी तिजोरी? तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। राजवीर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। माया का पत्र। तुमने उसे जहां भी रखा है, उसे खोलो। विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। एक भारी खामोशी छा गई। ज्यादा मत सोचो, बात पुरानी हो गई है। पुरानी हो गई। राजवीर ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। एक मदद की गुहार वाले पत्र को छिपाकर? विक्रांत ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें टल गईं। राजवीर बिना अनुमति के घर में दाखिल हुआ। वो लिविंग रूम के बीच में खड़ा हो गया। उसकी आवाज ऊंची नहीं, लेकिन दृढ़ थी। आज या तो तुम खुद खोलोगे या मैं किसी और से खुलवाऊंगा। थोड़ी देर बाद विक्रांत मुड़कर चला गया। अंदर के कमरे में तिजोरी के खुलने की सूखी आवाज आई। उसने एक पुराना लिफाफा निकाला। कागज का रंग पीला पड़ गया था। राजवीर ने उसे लिया। उसके हाथ हल्के से कांपे। उसने उसे खोला। परिचित लिखावट सामने आई। हर अक्षर कांपता हुआ, लेकिन स्पष्ट था। अगर तुम मुझ पर एक बार भी विश्वास करते हो तो कृपया मुझे और मेरे बच्चे को लेने आ जाओ। राजवीर ने उसे बार बार पढ़ा। 6 साल पहले उसने लिखा था, भेजा था, इंतजार किया था, और उसे पता ही नहीं चला। राजवीर ने पत्र मोड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन आंसू नहीं बहे। तुमने इसे बचा कर रखा, यह भी मेरे लिए अच्छा है, उसने धीरे से कहा। विक्रांत ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की,
मैं बस डर गया था कि उस समय सब कुछ और उलझ जाएगा। तुम डर गए थे? राजवीर ने सीधे देखा। या तुम्हें पकड़े जाने का डर था? किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब देने की जरूरत नहीं थी। दोपहर में राजवीर ने शिल्पा जी, अंकित और डॉक्टर आर शर्मा को भी फोन किया, जो उस साल की दुर्घटना के बाद होश में आ गए थे। राजवीर के पुराने घर में एक बैठक तय की गई। कंपनी में नहीं, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं, बल्कि वहीं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। सुषमा जी लिविंग रूम में बैठी थीं, हाथ कुर्सी के किनारे कसकर पकड़े हुए थे। जब उन्होंने राजवीर को सबके साथ अंदर आते देखा तो वो जान गईं कि अब बचा नहीं जा सकता। माया अंदर नहीं आई। वो बरामदे में एक पेड़ के पास खड़ी थी। डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो खुद को फिर से उस स्थिति में नहीं रखना चाहती थी जहां उसे समझाना पड़े, जहां उसे कटघरे में खड़ा होना पड़े। राजवीर कमरे के बीच में खड़ा था। वो नहीं बैठा। हम आज यहां बहस करने के लिए नहीं, उसने कहा, बल्कि सच्चाई को वापस लाने के लिए। उसने एक एक करके सबूत पेश किए। लॉग इन लॉग, धुंधला कैमरा फुटेज, ईमेल, बढ़ी हुई कीमतों वाले अनुबंध और अंत में वो पत्र। डॉक्टर शर्मा ने दृढ़ता से कहा, उस रात माया जी को रक्तस्राव हो रहा था। मैं ही उन्हें ले गया था। उस समय वो कंपनी में नहीं हो सकती थी। शिल्पा जी ने जोड़ा, डेटा से पता चलता है कि अकाउंट दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस किया गया था जिसमें जालसाजी के संकेत थे। अंकित ने सिर हिलाया, फाइल को यूएसबी में कॉपी करके भेजा गया था। ये काम माया जी ने नहीं किया था। सभी की नजरें विक्रांत पर टिक गईं। वो अब ना मुस्कुरा रहा था ना इनकार कर रहा था, बस वहीं चुपचाप बैठा था। वो खामोशी ही जवाब थी। राजवीर ने आगे कहा, मैंने पूरी फाइल वकील को सौंप दी है। बाकी का काम कानून करेगा। कोई चीख पुकार नहीं, कोई हाथापाई नहीं, लेकिन हर कोई समझ गया कि बात खत्म हो गई है। कमरे में माहौल भारी हो गया। राजवीर सुषमा जी की ओर मुड़ा। और आप मां? सुषमा जी कांप गईं। वो जान गईं कि अब उनकी बारी है। राजवीर ने धीरे से कहा, उस दिन अस्पताल से फोन आया था, क्या आपने उठाया था? सुषमा जी ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू गिर गया। हां, उन्होंने बहुत धीरे से कहा। कोई कुछ नहीं बोला। आपको पता था कि वो जिंदा है? पता था कि वो गर्भवती है। उन्होंने आगे कहा। उनकी आवाज टूट गई। लेकिन मैं डर गई। डर गई कि लोग क्या कहेंगे। डर गई कि कंपनी डूब जाएगी। मैंने फोन काट दिया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। बरामदे में माया चुपचाप खड़ी थी। न रोई न बोली, बस चुपचाप सुन रही थी। कुछ दर्द जब बहुत लंबे समय तक बीत जाते हैं तो उन्हें आंसुओं की जरूरत नहीं होती। राजवीर ने सिर झुकाया, न डांटा न चीखा, बस कहा, मां, मैंने अपनी पत्नी को दुर्घटना में नहीं खोया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने अपनी पत्नी को अपने ही परिवार के कारण खोया। ये बात किसी भी दोषारोपण से ज्यादा भारी थी। सुषमा जी खड़ी नहीं रह सकी। उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया। आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार किसी ने उन्हें सांत्वना नहीं दी, किसी ने बचाव नहीं किया, क्योंकि कुछ गलतियों का बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। राजवीर बरामदे में बाहर आया, माया से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उसने उसका नाम नहीं लिया, बस कहा, मुझे सच पता चल गया है। माया ने धीरे से सिर हिलाया, और नहीं पूछा और नहीं डांटा। उसने भूरे आसमान को देखा। उसकी आवाज शांत थी। पता चल गया तो क्या? राजवीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने आंगन के कोने में खेल रही दोनों बच्चों को देखा, ताकि किसी को और अन्याय न सहना पड़े। उसने कहा। माया चुप रही। एक हवा का झोंका आया और पेड़ के पत्ते हल्के से हिले। राजवीर के हाथ में पत्र हल्के से हिला। 6 साल। एक पतला कागज का टुकड़ा बंद कर दिया गया था। आज उसे खोला गया, किसी को और दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि ताकि बचे हुए लोग एक दूसरे के साथ सच्चाई से जीना शुरू कर सकें। अगली सुबह राजवीर का पुराना घर पहले दिन की तरह भीड़ भरा नहीं था। केवल एक ऐसी मुलाकात की गूंज बची थी जिसे कोई दोहराना नहीं चाहता था। विक्रांत को कंपनी के वकील और अधिकारियों के साथ काम करने के लिए बुलाया गया था।
उसने ना विरोध किया, ना बेगुनाही की दुहाई दी। संख्याओं, ईमेलों, अनुबंधों ने सब कुछ कह दिया था। किसी और सफाई की जरूरत नहीं थी। कंपनी में राजवीर ने एक आंतरिक बैठक आयोजित की, किसी को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी बात कहने के लिए जो उसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। मीटिंग रूम में सन्नाटा था। परिचित चेहरे इंतजार में ऊपर देख रहे थे। राजवीर बिना किसी कागज के मेज के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, 6 साल पहले हमारी कंपनी ने एक गलती की थी। वो रुका और हर किसी को देखा। सिर्फ डेटा में गलती नहीं, बल्कि एक इंसान के साथ हमारे व्यवहार में गलती। कुछ नजरें झुक गईं। माया जी का उस फाइल लीक मामले से कोई लेना देना नहीं था। राजवीर ने स्पष्ट रूप से कहा, जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और कंपनी कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन माहौल अभी भी भारी था। राजवीर ने आगे कहा, मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मैं एक निर्दोष व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि मैंने पूर्वाग्रह और गुस्से को सच्चाई पर हावी होने दिया। कमरे में एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, राजवीर जी, बात पुरानी हो गई है। राजवीर ने सिर हिलाया। नहीं, पुरानी हुई है या नहीं, ये हम तय नहीं करते, बल्कि ये इस पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है वो अभी भी उसे अपने साथ ढो रहा है या नहीं। इस बात ने पूरे कमरे को चुप करा दिया। उसने शिल्पा जी की ओर मुड़ा। उस घटना से प्रभावित हुए लोगों को कंपनी आधिकारिक रूप से माफीनामा भेजेगी, और अगर वे काम पर वापस आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। किसी ने ताली नहीं बजाई, लेकिन कई लोगों ने सिर हिलाया। ये एक जीत की बैठक नहीं थी, बल्कि एक गलती को सुधारने की बैठक थी। जिले में सुषमा जी चुपचाप माया के घर गईं। कोई गाड़ी नहीं, कोई साथ नहीं। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह खुद गईं। वो गेट के सामने थोड़ी देर खड़ी रहीं और फिर अंदर जाने की हिम्मत की। माया सब्जियां बीन रही थी। उन्हें देखकर वो उठी, आश्चर्यचकित नहीं, बस चुप। नमस्ते आंटी। इस संबोधन ने सुषमा जी को रोक दिया। 6 साल पहले वो उन्हें मां कहती थी, अब सिर्फ आंटी। सुषमा जी तुरंत नहीं बैठी। उन्होंने छोटे से घर को चारों ओर देखा। उनकी नजरें दोनों बच्चों पर टिक गईं। बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। अनिका ने उन्हें देखकर अपनी मां के पीछे छिप गई। आरव चुपचाप खड़ा रहा। सुषमा जी ने एक और कदम बढ़ाया, कांपते हुए। माया, मैं। उन्होंने रुककर कहा, मां शब्द पूरी तरह से नहीं कह सकी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। कोई लाग लपेट नहीं, कोई लंबी सफाई नहीं, बस एक वाक्य। माया ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, लेकिन नरमी भी नहीं थी। जिस दिन मैंने फोन किया था, आपने फोन काट दिया था। यह बात दोष देने के लिए नहीं थी, बस एक सच्चाई को याद दिलाने के लिए थी। सुषमा जी ने सिर हिलाया, आंसू गिर गए। हां, मैं गलत थी। मैं डर गई थी। डर गई थी कि लोग क्या कहेंगे। इज्जत जाने का डर था। मुझे लगा कि चुप रहना सबसे अच्छा तरीका है। वो कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आवाज भर्रा गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खामोशी तुम्हें इतनी दूर ले जाएगी। कोई और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुषमा जी ने अपनी थैली से एक छोटी सी डायरी निकाली। मैंने जिला अस्पताल में गरीब गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए एक फंड शुरू किया है, तुम्हारे नाम पर। लेकिन मैं तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। मैं बस अपने मन को हल्का करने के लिए कुछ करना चाहती हूं। माया ने डायरी को देखा। ना हाथ बढ़ाया, ना इनकार किया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। सुषमा जी ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी करूंगी। माफी पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद का सामना करने के लिए। शाम ढलते ही राजवीर जिले में वापस आया। वो तुरंत घर में नहीं गया। वो आंगन में खड़ा होकर अपनी मां को पत्ते साफ करते हुए और माया को कपड़े सुखाते हुए देख रहा था। 2 महिलाएं जो कभी 2 अलग अलग तरफ खड़ी थीं, अब एक ही आंगन में थीं, लेकिन अब कोई कहा सुनी नहीं थी। राजवीर अंदर आया। सुषमा जी ने बेटे को देखा। कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर के पीछे चली गईं। राजवीर माया के सामने खड़ा हो गया।
मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। माया ने धीरे से सिर हिलाया। और नहीं पूछा, न तारीफ की न डांटा। बाकी तुम पर है, राजवीर ने आगे कहा। माया ने आंगन के कोने में खेल रहे दोनों बच्चों को देखा। उसकी आवाज धीमी थी। कुछ चीजें सिर्फ सही या गलत होने से खत्म नहीं होती। राजवीर ने सिर हिलाया। मुझे पता है। एक हवा का झोंका आया। आंगन में सूखे पत्ते हल्के से उड़े। कोई स्पष्ट अंत नहीं था, कोई विजेता नहीं था। केवल वे लोग थे जिन्होंने गलती की थी और जिम्मेदारी लेना सीख रहे थे, और वे लोग थे जिन्हें चोट पहुंची थी और वे धीरे धीरे आगे बढ़ना सीख रहे थे। अतीत को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे थे। न्याय को कभी कभी ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं होती, बस सही होना ही काफी होता है। उसके बाद के दिनों में छोटे से गांव में जीवन अचानक नहीं बदला। कोई शोर शराबे वाला स्वागत नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, केवल बहुत ही सामान्य लेकिन लगातार चीजें थीं। राजवीर अब महंगी चीजें नहीं लाता था। वो अभी भी सुबह सुबह शांति देवी के साथ बाजार जाता, पार्वती देवी की सब्जियां बांधने और टोकरियां उठाने में मदद करता। गांव के लोग पहले तो उसे देखते थे, फिर धीरे धीरे आदी हो गए और उसे यहीं का एक व्यक्ति मानने लगे। बाजार के एक कोने में एक सब्जी खरीदने का काउंटर लगाया गया। कोई बड़ा साइन बोर्ड नहीं, बस एक लकड़ी का बोर्ड जिस पर कीमतें साफ साफ लिखी थीं। गांव वालों की सब्जियां एक समान दर पर खरीदी जाती थीं। कोई दबाव नहीं। काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं गांव की थीं। वे लोग जिन्हें पहले कुछ पैसों के लिए पत्ते बीनने और सब्जियां उठाने का काम करना पड़ता था। काम करने से पैसा मिलता है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पार्वती देवी ने कहा। उनकी आंखें चमक उठी। राजवीर बस मुस्कुराया, श्रेय खुद नहीं लिया। माया ने अपनी पुरानी दिनचर्या बनाए रखी। सुबह बगीचे में, दोपहर में सिलाई, शाम को खाना बनाना। उसने खरीद केंद्र में जाने की जल्दी नहीं की, भले ही सबने सलाह दी। उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना अभी भी जरूरी था। राजवीर समझ गया। उसने जबरदस्ती नहीं की। एक सुबह वो एक फाइल लेकर आया और धीरे से बोला, मैं पिता पुत्र के रिश्ते को कानूनी रूप देने की प्रक्रिया कर रहा हूं, जब तुम सहमत हो। माया ने कागजातों को देखा और फिर पढ़ाई कर रहे दोनों बच्चों को। उन्हें खुद तय करने दो, उसने कहा। राजवीर ने सिर हिलाया, कोई बहस नहीं की। समय बीतता गया। आरव अब राजवीर से पहले की तरह नहीं बचता था। वो अभी भी कम बोलता था, लेकिन कुछ छोटी छोटी हरकतें थीं जिन्हें बाहर के लोग शायद ही पहचान पाते। एक बार रात के खाने में मछली की एक प्लेट थी। आरव ने सबसे अच्छा टुकड़ा उठाकर राजवीर की कटोरी में रख दिया और फिर सिर झुकाकर ऐसे खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजवीर ने देखा, कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। अनिका अलग थी। वो पापा को स्वाभाविक रूप से बुलाती थी, खासकर जब बाल बांधने, झींगे छीलने या कहानियां सुनने की जरूरत होती थी। पापा, उस भटकी हुई मछली की कहानी सुनाओ। राजवीर मुस्कुराया। वो मछली बहुत दूर चली गई थी और घर का रास्ता भूल गई थी, लेकिन फिर उसे याद आया और वो वापस आ गई। अनिका ने पूछा, उसे कैसे याद आया? राजवीर ने बच्चे को देखकर धीरे से कहा, क्योंकि कोई अभी भी वहां उसका इंतजार कर रहा था। माया रसोई में खड़ी सुन रही थी। उसके हाथ अचानक रुक गए। सुषमा जी भी बदल गईं। वो जिले में ज्यादा बार आती थीं, लेकिन अब एक आगंतुक की तरह नहीं। वो आंगन साफ करती, सब्जियां बीनती। जब अनिका का मौसम बदलता तो दलिया बनाती। एक बार वो माया के बगल में बैठी और धीरे से बोली, बेटा, अगर तुम अभी भी मुझे मां नहीं कह सकती तो कोई बात नहीं। माया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसने उनसे बचने की कोशिश नहीं की जब वो पास बैठी थी। कुछ माफी को तुरंत स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें कहने और समय के साथ साबित करने की जरूरत होती है। एक शाम गांव में अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में इमरजेंसी लाइट जलाई गई। पीली रोशनी चेहरों पर पड़ रही थी। खाने की थाली घर के बीच में रखी थी। कोई खास व्यंजन नहीं था। झींगे के साथ सब्जी का सूप, थोड़ा जला हुआ तला हुआ अंडा, मछली की एक प्लेट, मिर्च की चटनी। अनिका खाते खाते कक्षा की कहानियां सुना रही थी। उसकी आवाज चहक रही थी। एक चावल का दाना उसकी नाक पर चिपक गया। राजवीर ने हाथ बढ़ाकर उसे हटा दिया। लड़की खिलखिलाकर हंसी।
आरव ज्यादा चुप बैठा था, लेकिन कभी-कभी राजवीर की ओर देखता था, जैसे जांच रहा हो कि वो अभी भी वहां है या नहीं। माया सामने बैठी चुपचाप देख रही थी। पिछले 6 सालों में उसने सोचा था कि उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस खाने के लिए पर्याप्त, जीने के लिए पर्याप्त, बच्चों को बड़ा करने के लिए पर्याप्त। लेकिन गहराई में जिस चीज की उसे कमी थी वो पैसा नहीं था, बल्कि 4 लोगों का एक साथ भोजन करना था, जिसमें किसी पर शक न हो, किसी को बाहरी न समझा जाए। पापा, मेरे लिए झींगा छील दो। अनिका ने हाथ बढ़ाया। राजवीर 1 सेकंड के लिए रुका और फिर बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से छीलने लगा, जैसे उसे डर हो कि वो कुछ नाजुक चीज तोड़ देगा। आरव ने देखा और फिर चुपचाप एक और मछली का टुकड़ा राजवीर की कटोरी में रख दिया। माया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, एक बहुत ही हल्की मुस्कान, लेकिन घर को रोशन करने के लिए काफी थी। कोई विला में वापस जाने का वादा नहीं, कोई बड़ी चीजों से फिर से शुरू करने का दृश्य नहीं, बस एक छोटा सा घर और वे लोग जो एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे पर विश्वास करना, सही समय पर एक दूसरे के साथ रहना सीख रहे थे। कुछ गलतफहमियां अगर एक रात में ना पूछी जाएं तो जिंदगी भर चल सकती हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनका प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि वे तब तक इंतजार कर चुके होते हैं जब तक कि रहने का कोई और तरीका नहीं बचता। और कुछ गलतियों को पैसे से नहीं चुकाया जा सकता, उन्हें केवल सच्चाई, जिम्मेदारी और हर दिन दोहराई जाने वाली दयालुता से ही पूरा किया जा सकता है। कहानी के अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया एक लाइक और एक कमेंट छोड़ें, ताकि अवेकन सोल चैनल को और भी मानवीय कहानियां साझा करने की प्रेरणा मिले। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य, शांति और परिवार के साथ गर्मजोशी की कामना करते हैं। नमस्ते और फिर मिलेंगे। कमेंट में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरक कहानी है तो उसे हम सबके साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।